सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हुए पसमादा डेमोक्रेसी से। और जैसा कि पता है कि हम लगातार पसमादा मुद्दों पर लाइव कर रहे हैं ताकि आपके सवालों का जवाब दे सके। अभी एक सवाल लगातार हमारे सामने आ रहा है कि पसमादा की पहचान क्या है और पहचान की राजनीति का अपना महत्व क्या है। तो इस मुद्दे पर हम लगातार बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बात की थी। पहचान का जो मुद्दा है वो व्यक्ति की अस्तित्व से भी जुड़ा होता है। जैसे और कब कौन सी पहचान आगे आए, ये बहुत कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं हिंदू मुस्लिम की अगर कुछ बात हुई तो मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, और फिर मुसलमानों में अगर हनफी और बरेलवियों की बात हो गई तो मैं हनफी हो सकता हूँ। ठीक है, फिर उनमें भी डिवीजन होगा। ठीक है, अलीजीस बन जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग डिवीजन होता चला जाएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पहचान जो है वो बहुत कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। और ये जब बात आती है कि कब कौन सी पहचान को महत्व दिया जाए और कौन सी पहचान आपकी मूल पहचान है, ये सिर्फ आप नहीं तय करते, बल्कि आपको कौन किस तरीके से किस पहचान से पुकारता है ये भी बहुत मायने रखती है। तो इसी पहचान की राजनीति पर आज हम बात कर रहे हैं। पसमानदा राजनीति का पहचान की राजनीति से किस तरीके से लगाव है और क्या इसका शुरुआत कैसी है और इसका अंत क्या होगा, इसकी भविष्य क्या है, इसी सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, हमारे साथ फाकिर भाई जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश फाकिर। ये पसमानदा चिंतक भी है, दलित चिंतक भी हैं, और इन्होंने लगातार ये हिंदी साहित्य में भी लिखते रहे हैं, कहानियां भी लिखते रहे हैं। फिर फैयाज अहमद फैजीद भाई हैं, इनको आप जानते होंगे। ये पहले भी जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े रहते हैं। ये डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर भी है और पसमानदा कार्यकर्ता भी है। सबसे पहले फैयाज भाई आपसे ही, फैयाज नहीं, फाकिर भाई आपसे शुरू करते हैं। सर, पसमानदा की पहचान से बात शुरू कर रहे हैं, उससे जरूरी है कि हम पहले इस पे बात करें कि ये पहचान है क्या और पहचान किस तरीके से एक राजनीति को भी मोटिवेट करती है, और उसके बाद हम आए कि पसमानदा पहचान क्या है। तो इस पे सर आपका एक, इससे पहले भी एक लाइव हुआ था, और लाइव क्या हुआ था, आपका एक सेमिनार सा हुआ था, उसमें आपने पहचान की राजनीति पे बात की थी। तो अब दोबारा से हम उसी मुद्दे पे, उसी बात पे आ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले सर आपको ही बुला रहे हैं। सर आप, आपका म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें। पहचान की बात बार-बार होती रही है, और जैसा कि देखेंगे कि आधुनिक समय में, अभी जो मॉडर्न टाइम्स में, ये पहचान के ही बिना पर ये सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है नेशन, राष्ट्रवाद की इतनी बात होती है, तो ये राष्ट्रवाद भी पहचान से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा है कि एक राष्ट्र की अपनी पहचान होती है। इसलिए पहचान की राजनीति बड़ी मल्टीट्यूड, बड़ी बहुआयामी है, बड़े इसके एस्पेक्ट्स हैं, और इसके सारे जो रेमिफिकेशंस हैं, जो तमाम ताम-झाम है, उसके बगैर इसको नहीं, ज़्यादातर लोग इसको बड़ा रिड्यूस करके छोटे में समझ लेना चाहते हैं, लेकिन पहचान एक लंबा इतिहास रहा है। और यूरोपीय जो बाहर अमेरिकी, जो जिसको मगरिबी हम सिविलाइजेशन कर सकते हैं, वहां पर इस शब्द का सबसे पहले जो वहां के चिंतक थे, एक वैरायटी ऑफ आंदोलन वहां चल रहा था, जैसे कि फेमिनिज्म, स्त्रियों का आंदोलन चला, औरतों का, खातून का, तो उसमें ये नाम दिया गया कि पहचान की राजनीति की स्त्री एक पहचान है। फिर ब्लैक लोगों का आंदोलन चला, तो बड़ा एक हाउस होल्ड टर्म बन गया, आसान टर्म बन गया। एक तरीके से एक बौद्धिक आलस्य भी था, लेजीनेस था कि कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पहचान की राजनीति बोल दो, पहचान बोल दो। और बड़ा इसमें एक घाटा भी लगा कि उसके जो बारीकियां थी उस आंदोलन के, उसको समझने की फिर जरूरत नहीं रह जाती थी। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करके उसको एक लाइन में वो लबोलुबाब सब बता दिया जाता था। और यही काम पसमानदा जो राजनीति अभी चल रही है, उसके साथ भी इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बना के ऐसा काम किया जाता है। ये सही बात है कि पसमानदा एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, लेकिन ये पहचान वैसी पहचान नहीं है। पहचान भी तरह तरह के हैं। इसलिए पहचान से जब 20th सेंचुरी में अभी
जो सदी गुजरी है, 20वीं शताब्दी, 20वीं सदी, तो उसमें तमाम जैसे टेलर, एक TAYLOR टेलर करके एक बहुत बड़े शोध करता हुए, रिसर्च करने वाले हुए, विद्वान हुए, स्कॉलर, तो उन्होंने काफी लिखा। तो उन्होंने बड़ा अच्छी बात की कि पहचान जो है, आइडेंटिटी का जो सवाल है, वो एक तरीके से ऑथेंटिक बीइंग का भी सवाल है कि असल में हम हैं क्या। इसलिए अक्सर देखिएगा कि जो कवि हैं, चाहे वो अल्लामा इकबाल हो जो पाकिस्तान के राष्ट्रवाद को लेके आते हैं, या मैथिली शरण गुप्त हो जो यहाँ हिंदुस्तानी हिंदू वाले राष्ट्रवाद को लेके आते हैं, तो हमेशा इन सवाल, हम क्या हैं, हम क्या होंगे, अभी तो हम क्या हैं, मतलब ऑथेंटिक बीइंग, यानी ऑथेंटिसिटी का एक प्रश्न, पहचान के प्रश्न से हमेशा टेलर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बोली। तो एक ऑथेंटिसिटी, हम काफी कुछ है, जैसे आपने बताया कि हम बरेलवी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन असल में वो वही सवाल वो भी खड़ा करते हैं कि तुम खान हो, ये भी हो, वो भी हो, लेकिन असल में तुम क्या हो कि मुसलमान हो। यानी मुसलमान वाली पहचान ही ऑथेंटिक पहचान है। तो पहचान का मामला कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी में, कि असल में क्या हो, आदमी दिखता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो असल में क्या है, ये इससे भी पहचान का सवाल जुड़ा हुआ था। तो ये यही असल में का सवाल में ही तो पूरा पसमानदा का भी सवाल जुड़ा हुआ है कि भाई, पसमानदा कहता है कि ये जो मुसलमान तुम हमको बोल देते हो, इससे हमारी पहचान ठीक ठीक नहीं प्रकट होती है, ये हमारे असल पहचान नहीं है, इससे हमारी जिंदगी के जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो ठीक ठीक प्रकट नहीं होती है। मुसलमान कह देने से हम एक बहुत बड़े जो ओवर आर्किंग आइडेंटिटी है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे आदमी के साथ, यानी अशराफ आदमी के साथ, इसके जो शासक वर्ग रहे, मुगल, तुर्क वगैरह, उसके साथ हमको बिठा देते हो, जबकि हमको उस बादशाह में जरा भी हिस्सा नहीं है, उसका कोई भी लाभ नहीं है। हमारा जिंदगी अलग है, कष्ट में बिताने वाला जिंदगी, हम नीचे जीते रहे, हम वर्चस्व में जीते रहे, गरीबी में जीते रहे, और कहीं भी नन बीइंग, किसी भी सत्ता के और प्रकृति के जो स्रोत होते हैं, सत्ता का स्रोत क्या है, धर्म है, जमीन है, नौकरी चाकरी है, राजनीति है, ये तमाम जो सत्ता के स्रोत होते हैं, वहां हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो वहां हमारी हिस्सेदारी नहीं है, और अशराफ मुसलमान की हिस्सेदारी है, वो तो शासक वर्ग ही रहा, तो उसके साथ हमको तुम क्यों रख दे। तो पहचान में ऑथेंटिसिटी का मामला जुड़ा होता है, क्या मुसलमान होते हुए भी मुसलमान नहीं है, हमको सिर्फ जब काम पड़ता है, ये अब सब लोग जान गए इस बात को, बार बार हमारे जो भी पसमानदा विद्वान आते हैं, अभी हाल में फैजी साहब आए थे, मारूक साहब आए, सब लोग इस बात को, या बेसिक नॉलेज पसमानदा आंदोलन के प्रसार के साथ एक बहुत रूडिमेंट्री जानकारी बन चुकी है कि भाई वोट का टाइम होता है तो मुसलमान हो जाते हैं, और जब काम का टाइम आता है, हिस्सेदारी देने का टाइम होता है, तो हम पसमानदा बन जाते हैं, हम गैर मुसलमान से हमको छांट दिया जाता है। तब ऑथेंटिक मुसलमान कौन हो जाता है, वही खान और पठान हो जाता है, जिसको मैंने सवाल उठाया था कि यूं तो तुम सैयद हो, पठान भी हो, तो वहां भी ऑथेंटिक मुसलमान के रूप में जो लिस्ट तैयार करते हैं इकबाल, तो जुलाहा को नहीं रखते हैं। तो एक ऑथेंटिसिटी का सवाल हमेशा पहचान के सवाल से जुड़ा होता है कि पहचान कई है, लेकिन उसमें भी एक पहचान जो होता है ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक पहचान कौन होता है, यही सवाल असल में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जुड़ा होना चाहिए। ये फालतू के सवालों में उलझा देने का जो कई सवाल अरुंधति राय जैसे लोग पूछते हैं, तो वो गलत है। ऑथेंटिक रियलिटी, जो हमारे ऑथेंटिक बीइंग रियलिटी से जुड़ा हुआ है, और रियलिटी क्या है, ये रियलिटी आदमी के, जो मेरे हिसाब से, जो उसके मटेरियल बीइंग, जो हमारा माली हालात है, जो हमारा एक्चुअल हालात है, जो जिनसी हालात है, ये सारे मिलके जो रियलिटी हमारी तैयार होती है कि हमको रोजगार है कि नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी है कि नहीं, इससे हमारी रियलिटी, वास्तविकता, मेरा वास्तव जो हकीकत, इससे ज्यादा डिटरमाइन होता है। इसलिए देखिएगा कि एक चाल ये भी चलता है, अभी एक पर चर्चा से मैं हिस्सा लेकर अभी यहाँ आया हूँ, तो वहां भी मैं भी बोला कि ये जो थियोलॉजिकल डिवीजन है कि निर्गुण तो सगुण, इसमें बांटने में वो बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। ये फालतू का जो पहचान है, उसमें लड़ाई और बाइनरी प्रॉब्लमेटिक्स को इस तरह तैयार करना कि लड़ाई लगे कि क्या भाई है हनफी, तो ये वो, जिसे मतलब यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, जिसको लाका बोलता है कि सिंबॉलिक ऑर्डर में वो लड़ाई है कि कोई हनफी है तो कोई देवबंदी है, तो ये वास्तविक नहीं है।
इसको टेलर जैसे जो समाजशास्त्री है, इसको रियल और हकीकत नहीं, इससे हमारा हकीकत नहीं प्रभावित होता है। कोई हनफी है तो क्या फर्क पड़ता है, वो सिर्फ सिंबल का। तो हर एक लड़ाई को सिंबल में रिड्यूस कर देना है, उसी को पहचान बना देना है। ये पहचान का ये भी एक एस्पेक्ट है, मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पहचान के दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट क्या है जो आइडेंटिटी की होती है, कि डिफरेंट टाइप के जो हेट्रोजेनस तत्व हैं, जिनमें कोई मेल नहीं है, इनके जो वास्तविक हालात में कोई मेल नहीं है, लेकिन उसको एक साथ सिर्फ पहचान दाढ़ी रखने के आधार पे, या उसके कपड़े मार्कर के आधार पे कि वो क्या कपड़ा पहनता है, या कैसे वो अपने आप को वेशभूषा है, जिसको कल्चरल बोलते हैं, वहां रिड्यूस करके क्या किया जाता है। जैसे हम लोग जो पसमानदा मुसलमान के साथ एक आइडेंटिटी मुसलमान वाली हमारी, क्या मुसलमान है, और उसी के साथ हम लोग जोड़ दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से देखिए 5 सीट भी जीत गए अपने ओवैसी साहब। तो वो, जबकि वो हमारा हित उनसे नहीं जुड़ा हुआ है, जो स्वार्थ है। हम हकीकत को, एक आदमी पूछा कि हकीकत हकीकत आप बोलते हैं, रियलिटी रियलिटी क्या है, तो रियलिटी आपका जो स्वार्थ है, जो ऑथेंटिक बीइंग क्या है, जब आप जो सोच रहे हैं और जो आपका हित है, दोनों अलाइंड हो, एक लाइन में हो, एक सीधी सिरातुल मुस्तकीम सीधी रेखा में हो। आपका जो हित हित को समझना इतना मुश्किल नहीं है, उसको उलझाने का कोशिश किया जाता है। हित साफ साफ है, सत्ता में हिस्सेदारी, नौकरी चाकरी मिलना, डॉक्टर जी ने बड़ा, मैं इसको प्रैक्टिकल टर्म में देखता हूँ। हितों को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है कि एक वर्ग का, एक समुदाय का हित क्या होता है। नौकरी चाकरी, सत्ता में हिस्सेदारी मिलना, उसको खुशहाल होना। आज पश्चिम को, मगरिब को मशरिक के बनिस्बत हम खुशहाल समझते हैं, तो कैसे समझते हैं? उसका जो यथार्थ, जो आपका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हर टर्म में, कल्चरल के टर्म में भी उनका है जो मानिए, हमको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, उनको हिंदी नहीं बोलना पड़ता है, तो वो हर तरीके से हावी है, तो उसी अनुसार उनको हम लोग आगे मानते हैं। तो उसी टर्म में पसमानदा का जो सोच है, अगर हम अपने आप को मुसलमान मान लेते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि हमारा जो हित है और वो जो हम जो सोच रहे हैं, आइडियोलॉजी जिसको कहा जाता है, विचारधारा, जो हमारे ख्यालात, वो अलग अलग हो जाते हैं, कि हम सोच कुछ और रहे हैं और हमारे जो हित है वो दोनों में मेल नहीं है। तो पहचान में भी एक ऑथेंटिक पहचान है, और वही ऑथेंटिक पहचान की राजनीति पसमानदा पहचान की राजनीति है मेरे हिसाब हाँ, फाकिर भाई आप पे दोबारा आएंगे, क्योंकि पसमानदा की सिर्फ एक पहचान नहीं है, वो एक साथ बहुत सी से। पहचान है। जी। अभी पहले फैयाज भाई के ऊपर आते हैं। फैयाज भाई, आप ये बताइए, मुस्लिम पहचान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप पे ये सवाल आ रहा है कि आप मुस्लिम पहचान को बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे, जबकि पसमानदा की तो एक मुस्लिम पहचान भी है ना, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सवाल करने वाले लोग जो हैं, जो इस तरह के सवाल कर रहे हैं, अशराफ लोकेशन से ये सवाल है, और ये जो इस स्पीड से पसमानदा, पहले मैं सवाल का बैकग्राउंड बता दूं, फिर सवाल का जवाब देता हूँ। एक स्पीड अप हुआ है थोड़ा सा पसमानदा आंदोलन, तो उसको स्पीड ब्रेकर की तरह इस तरह के सवाल आ रहे हैं। अशराफ लोकेशन से पूछा गया सवाल है, उनके एजेंट के लोकेशन से पूछा गया सवाल है, और कुछ पसमानदा हैं जो दिग्भ्रमित हैं, बात समझ नहीं पा रहे हैं, उस लोकेशन से भी इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए, ये कभी जो है ये किसी यादव से, किसी ये क्या कहते हैं, कोरी से, या किसी जो ओबीसी की जो अन्य जातियां हैं, कुर्मी हैं, उनसे ये सवाल नहीं पूछते हैं कि आप हिंदू हैं कि ओबीसी। तो ये हमसे अरुंधति राय का जिक्र किया, तो ये अशराफ और इस तरह के जो है उलझाना इनका काम है, इस तरह के सवाल पूछ के। ठीक है, ये सवाल जो है भाजपा के अंदर बैठे आले रसूल से ये नहीं पूछते हैं, अहले बैत जो बैठे हुए हैं भाजपा के अंदर, उससे ये सवाल नहीं पूछते हैं। ये सवाल हमसे पूछते हैं कि भाई आपकी, ये देखिए पूरा एक मजहब का एक पूरा वो है, इसीलिए ये हमको मजहबी चीजों में फंसा के घेरने की बात करते हैं। मैं जो प्रियोरिटी पे ये किसी को लग रहा है कि मैं पसमानदा प्रियोरिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की जब बात कर रहा हूँ, शासन प्रशासन में भागीदारी की बात कर रहा हूँ, तो हम अपने सामाजिक लोकेशन से बात करेंगे ना। अगर हम मुसलमान कह के बात करते हैं, तो वो तो कहेगा कि मुसलमान तो मंत्री बना ही हुआ है बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में, फिर आप किस मुसलमान की बात कर रहे हैं? तो एक उनको बताना पड़ता है कि नहीं, हमारी सामाजिक लोकेशन जो है, हम जो अल्लामा, ये क्या नाम है उसका, मौलाना आजाद, जो लाल किला के प्राचीर पे खड़े होकर जो लेक्चर झाड़ रहे थे कि तुम ये ताजमहल छोड़ के कहाँ जा रहे हो, ये लाल किला छोड़ के कहाँ जा रहे हो, ये वलियों की अपने बाप दादा की कब्रें छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तो इनके बाप दादा की कब्रें पक्की बनी होती हैं, जिसपे चेरागा होता है, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, वहाबी हो, कुछ हो।
हमारी कब्रें एक तो अपने कब्रिस्तान में दफन भी नहीं होते, हमारे कब्रें जमीन के बराबर हो जाती है। हम मतलब किसी से पूछे उसके बाप की खबर नहीं पता होती है पसमानदा की, दादा परदादा की तो वो देखा ही नहीं होगा। ये जो कह रहे थे वो अशराफ लोकेशन से पूरी तकरीर है। ताजमहल हमने तो बनाया नहीं पसमानदा ने, लाल किला भी पसमानदा ने नहीं बनाया। मजदूर रहे होंगे, सॉरी मजदूर रहे होंगे हम लोग, जिसका हाथ इन लोगों ने काट दिया। आप समझ रहे हैं? तो हम जब सामाजिक न्याय की या शासन प्रशासन में भागीदारी की बात कर रहे हैं तो हम मुस्लिम लोकेशन से नहीं, चूंकि हमारी सामाजिक लोकेशन पसमानदा की है, हम दबे कुचले लोग हैं, उस लोकेशन से हम बात करते हैं। मस्जिद में हम जाएंगे तो हम मुसलमान नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन वहां भी जो है हम, वहां भी जो है इमामत में और ये पूरा जो घपला चल रहा है, हदीस चला चला के कि शेख ही सैयद होगा, वहां भी हम कह रहे हैं। हमारी पसमानदा आंदोलन ने एक कोशिश किया है कि ना हम निकाह, न जनाजे की नमाज और जो 5 वक्त की नमाज होती है किसी अशराफ उलमा के पीछे हम नहीं पढ़ते हैं। हम इसकी जागरूकता ला रहे हैं, इसका खास ख्याल हम रखते हैं कि जो है तो निकाह मैं उस पे आता हूँ, उस सवाल पे नहीं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना। जी जी ठीक। लेकिन फयाज भाई, इस तरीके से तो आप समाज में टूट पैदा करने की बात कर रहे हैं कि आप हम उनके पीछे नहीं खड़े होंगे। आप जैसे पसमानदा को एक संप्रदाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा है कि अभी तक हनफी बरेलवी देवबंदी रहे हैं, तो अब पसमानदा अपने आप में एक संप्रदाय हो गया, वो किसी के पीछे नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके चलिए, से मैं आपने अच्छा सवाल के मुझे बात याद आ गई। मैं उस बात करके ज़कात वाली बात याद दिलाइएगा, ये बाइफर्केशन वाली बात है। देखिए, जब भागीदारी की जो वंचित है उसको आपको कहना पड़ेगा कि ये वंचित है। देखिए, हम सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी से हम बाहर नहीं निकले, हमने जो है जो दलित पिछड़े की आइडेंटिटी है उस पर भी हम लोगों ने क्लेम किया कि भाई ओबीसी कह देते हैं, उसमें हम आते ही नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पसमानदा आंदोलन के लड़कों ने जब फॉर्म भरना शुरू किया तो ओबीसी के डालो तो वो कहता है कि भाई आप माइनॉरिटी वाले में जाइए, माइनॉरिटी वाला कहता है कि आप ओबीसी वाले में जाइए। तो पसमानदा, वो पसमानदा जो ओबीसी कैटेगरी में आता है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस में इधर उधर झूल जाता है। ना तो वो माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक में जाके मुसलमान वाला फायदा ले पा रहा है, ना ओबीसी वाले में वो धक्के खा रहा है। तो एक क्लियर कट आइडेंटिटी होनी चाहिए, ये जेन्युइन बात है, सच बात है। अब कुछ लोग इसी पे जो सवाल कर रहे हैं वो आंदोलन को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। अशराफ चाहता है गुलाम उनका गुलाम बना रहा है, इसलिए देखो अरे तुमको मुसलमान छोड़ के पसमानदा कह रहा है, वो भी कितना खराब लफ्ज है। इसने रजील कमीन हमें कहा, उस पर ये सवाल नहीं करता है जाके कि तुमने कलमा पढ़ने वालों को रजील कमीन क्यों कहा, तुमने कलमा पढ़ने वालों को अजराफ अरजाल क्यों कहा। उससे ये नहीं पूछते हैं अशराफ उलमा से जाके कि तुमने ये आइडेंटिटी क्यों बनाई उनकी, है? वहां तो घिग्गी बच जाती है बोलने की। अशरफ अली थानवी है, चाहे उसके जितने मानने वाले चाटुकार हैं अशराफ उलमा, सबसे जाके पूछो कि तुमने मुसलमानों को कलमा पढ़ने वाले को रजील कमीन क्यों कहा। फिर हमसे आगे पूछ रहा है कि हम पसमानदा आपने क्यों कहा। हम तो मजलूम हैं, हम अपना दुख रो रहे हैं, यही आपको तकलीफ हो रही भाई साहब। हम कह रहे हैं कि हम पिछड़े हैं, उसी को उर्दू में पसमानदा कहते हैं जो पीछे रह गए। हम कह रहे हैं भाई हम पीछे हैं, हमको पेट में दर्द हो रहा है तो कह रहे अरे मुसलमान हो कि पेट में दर्द हो रहा है, तुम मुसलमान हो रहा कि पेट दर्दी हो। तो अरे भैया, मुसलमान के भी पेट में दर्द हो सकता है भाई साहब। ये पूरा आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए, फंसाने के लिए किया जाए। अब आइए मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे मिसाल देके इनकी बात, ये जो है चैप्टर ही क्लोज कर देता हूं आज में। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बांटा। ये जो कह रहे हैं ना समाज में बंटवारा करना जरूरी होता है, अल्लाह के रसूल ने किया बंटवारा समाज का। कहा कि ये साहिब निसाब है और ये गैर साहिब निसाब है। अब जो साहिब निसाब है उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम अपने कमाई में से इतने पैसे निकालो, उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है। उसमें भी अशराफ उलमा पूरा खेल करते हैं। कुरान में जो तरीके बताए गए हैं ज़कात देने के, उसके अलावा ये अलग से एक तरीका लेके चला आया है। अब पसमानदा भी कुरान पढ़ने लगा है। अब ये सब हवा हवाई नहीं चलने वाली है। अब हम अशराफ उलमा के दामन पकड़ने लगे हैं। हमने मौलाना अशरफ अली थानवी को सिग्निफायर मान के एक आर्टिकल लिखा, मौलाना अशरफ अली थानवी का अशराफ शरीफ, मौलाना आजाद का अशराफ शरीफ। अब हमने पकड़ लिया है उनको, अब वो भाग नहीं सकते हैं। कुरान भी अब पढ़ ले गए हैं और हदीस भी हम पढ़ रहे हैं, वो भाग नहीं पाएंगे। और पूरी तैयारी के साथ है। मेरा चैलेंज है आपके मंच से, मैं कहना चाहता हूं कि जितने बड़े अशराफ उलमा हमारे सामने बैठा के लाइए और इसी आइडेंटिटी सवाल पे हम उनसे बहस कर लेंगे, पसमानदा इशू पे बहस कराते, इनकी हवा खराब हो जाएगी, शेरवानी लपेट के भागेंगे। दूसरी चीज मैं बात कर लूं, मुझे बात करने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंटवारा किया समाज का, इकोनॉमिक आधार पे किया। इससे आप एग्री है? इससे एग्री है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्थिक आधार पे मुसलमानों का वर्गीकरण किया और नाम भी रखा।
ठीक सिर्फ है। आर्थिक आधार पे नहीं, ऐसे देखा जाए तो अरब समाज को भी तो दो भागों में बांटा। अगर आपके ही बात को मैं कहूँ तो मुसलमान जी जी। और अब भाई मुशरिक के आधार पे बांटा। अरे भाई, काफिर मोमिन, ठीक, और अंसार कुरैश, अंसार मुहाजिर, जो आइडेंटिटी जरूरत होती है। ठीक अल्लाह के ठीक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैस और मैं खजरज वालों को अंसारी कहना पड़ा। ठीक है, समझ रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी बात कह दूं। तो आर्थिक आधार पे वो ज़कात का एग्जाम्पल दे रहा है, ताकि बहुत आम है, लोगों को बात समझ में आती है। तो हमने सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक चारों एतबार से हमने वर्गीकरण किया अपने अल्लाह के रसूल, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते हुए। अगर ये रास्ता किसी को पसंद नहीं है तो वो जो है ना, क्या कहते हैं, सर्विस लेन पकड़ ले। हमारा सीधा रास्ता है, आखिरी खुतबे तक हम जाएंगे। और इस भारत देश के अंदर हम जो है मुसलमानों के अंदर जो अन्यायी चरित्र है अशराफ का, उसको हम खोल के रख देंगे, सामाजिक न्याय ले आएंगे। और यहीं से जो हम विश्व गुरु कहे जाते हैं, पूरी दुनिया के मुस्लिम सोसाइटी के अंदर सामाजिक न्याय की परिकल्पना को भारत से लेके चलेंगे। और ये भारतीय, ये पसमानदा पूरी दुनिया का रास्ता दिखाएगा इस मामले में। जी आप पूछे, क्या कह रहे हैं। हाँ, एक सवाल और है। आप बार बार जो है भारतीय संस्कृति, पसमानदा को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है, अरब संस्कृति से आप अलग करते हैं। वकार भाई आए नहीं, वो आते तो ये सवाल उन्हीं से था कि आप जो है ये भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो हम ये भी तो देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के नाम पे ब्राह्मण संस्कृति है, यहाँ पे स्वर्ण संस्कृति है। तो जिस तरह दलित अपने आप को ब्राह्मण संस्कृति से अलग करते हैं, तो पसमानदा को क्या ब्राह्मण संस्कृति से खुद को अलग नहीं करना चाहिए? तो भारतीय संस्कृति में तो बातें छूट जाती है ना, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम जहाँ के हैं वहाँ की हमारी सभ्यता संस्कृति है। अब वो ब्राह्मण है कि दलित है, क्या है, वो एक अलग से हम बैठ के समझ लेंगे। कि हम हमारे शादी में जो चावल फेंका जाता है, फाकिर साहब इस पे अच्छा एक बार इन्होंने मुझे समझाया था कि जो चावल फेंका जाता है उसका क्या महत्व है, क्या है। वो एक परंपरा चली आ रही है। शादी में हमारे यहाँ जो हल्दी लगती है वो एक परंपरा चली आ रही है। इसको आप ब्राह्मण कह लीजिए, भारतीय कह लीजिए। अब इसमें भी अलग से उलझाने वाली बात है। तो जो एक इस देश का जो जनमानस रहा है, हम कहते हैं कि कोस कोस पे बदले बानी, चार कोस पे पानी। क्षेत्र क्षेत्र, गांव गांव का कल्चर है। जो तेलुगु बोलने वाला पसमानदा है उसका कल्चर आपको अलग मिलेगा, बंगाली बोलने वाला पसमानदा का अलग। दोनों मुसलमान हैं, दोनों मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। तो ये जो है एक उसकी होती है। आप देखेंगे साउथ इंडिया में चले जाए, चाहे पसमानदा का घर हो चाहे हिंदू घर, सबके घर के सामने रंगोली बनती है। नॉर्थ इंडिया में आप चले आए, उत्तर प्रदेश में किसी के घर दरवाजे के सामने रंगोली नहीं बनती है, तब त्योहार में कोई बनाता होगा। लेकिन वहां आम तौर से आप दरवाजा देख के पहचान ना पाओगे पसमानदा का दरवाजा है कि हिंदू का दरवाजा है। ठीक है। दूसरी बात जो आप ये कह रहे थे, उसको जरा रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये भारतीय संस्कृति। अब मैं आता हूँ अरब पे। यहां से भी देखिए आप, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना दिन शुरू किया, तो जो अरबी कल्चर थी, ठीक है, अरबी कल्चर की बहुत सी चीजों को अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया, चलने दिया। नाम बहुत से ऐसे थे जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा कि इट्स ओके, ठीक है, वो अपना वही नाम रखो। तो तहजीब, कल्चर, और इसको इस्लामी फिक्र में एक उर्फ का आता है, फिकहुल वाक़िया आता है। इस्लामिक फिक्र है, उर्फ का मतलब जो होता है कि लोकल कस्टम, इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत, अनटिल अनलेस इस्लाम के किसी बेसिक प्रिंसिपल से न टकरा जाए। तो ऐसा नहीं कि आप जो है बेसिक प्रिंसिपल, लेकिन आप तौर से जितने भी पसमानदा, और वो उसका वही सभ्यता संस्कृति है ना, उसका धर्म बाहर से आया, वो थोड़ी बाहर से आया। तो वो लुंगी पहनता है, अशराफ को लुंगी पहने देखा है आपने? अलीगढ़ में लुंगी पहनेंगे सीटी मारने लगते हैं। क्यों भैया? लुंगी धोती सीटी मारने लगते हैं। जबकि आप देखेंगे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी लुंगी पहनी। उस्मान गनी ने सिर्फ पूरी जिंदगी लुंगी पे, जब उनका जो मुआसरा हो गया तो उस वक्त उन्होंने पैजामा पहना। लेकिन लुंगी ड्रेस पसमानदा के साथ जोड़ दिया गया है। अब लुंगी पहनता भी है, धोती पहनता है, कुर्ता पजामा पहनता है, जो लोकल चीज है जहां का, जैसा हमने बताया ना, वो कल्चर उसका है ही है। तो कहां से उससे कल्चर के, अब ये अशराफ क्या करता है, बात पूरी होने दीजिए। अशराफ हमें अरबी कल्चर से जोड़ के हमको गुलाम बनाता है, और वो इसलिए ताकि हम कुछ फर्क हो जाए, हमारे अपने लोगों से फर्क हो जाए, हमारा जो भारत के जो अन्य धर्मों के मानने वाले फर्क हो जाए, एक फर्क दिखाई दे। और ये गुलाम बना के रखता है। गुलाम मैं इसलिए कहता हूं कि अगर ये सच्चा होता तो इसने सामाजिक न्याय किया होता, ये हमको अपने बराबर में बैठाया होता। शाही मस्जिदों में पसमानदा भी इमाम दिखाई देता आपको। तो इनके इस्लामिक जितने भी संगठन, चाहे जमातुल उलमा हिंद हो, चाहे तबलीगी जमात हो, तबलीगी जमात में से एक पसमानदा को निकाल के बाहर कर दिया जाता है।
इमारत से मसूद आलम फलाई ने लिखा इस किताब को, रहमतुल्लाह मेरठी को, तेरी जाति के थे। दूसरा, उसी तबलीगी जमात में इमारत के लेके चच्चा भतीजा खानदान वाले, वो उसका बहनोई है, वो उसका बहनोई, आपस में खूब मारा मारी। 2 तबलीगी जमात के अमीर हैं इस वक्त, मौलाना जवाहर, मौलाना साद, जबकि 2 रिश्तेदार भी हैं, खानदान के भी है, और जो है साले दामाद भी है, दुनिया भर का उनका तितिम्मा होता है। तो वहां पे किसी ने सवाल नहीं उठाया कि भाई आप तो कहते हो कि हम जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात है, मरने की बात करते हैं, आध्यात्मिक बात, तो फिर दुनियावी इमारत के लिए क्यों झगड़ा है भाई? ये कब तक पसमानदा को बेवकूफ बनाओगे तुम? कब तक? मौलाना जुहैर क्यों है भैया? अब मैं मेरी बात अरबी वाली मैं थोड़ी सी बहक गया, तो अरबी तहजीब से इसलिए जोड़ा गया। आप देखेंगे आजकल पसमानदा जो है जुब्बा उब्बा भी अब पहनने लगे हैं। आप देखेंगे जुमा मगदिन पूरा जो औरतें जो मैक्सी पहनती है वो आ गया ड्रेस का, तो अरबी ड्रेस है। ये पूरा अरबीकरण, अशराफीकरण है, ये इस्लामीकरण नहीं है। पसमानदा आंदोलन इसके विरोध में खड़ा है। देखिए, हम जिस घर में पैदा होते हैं, हम अपनी माँ से भोजपुरी में बात करते हैं। आप कहीं कहाँ से अरबी बोलने लगे, कहाँ से उर्दू बोलने लगे हम? और आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे उर्दू बोलने का, हमारे ऊपर अब अरबी बोलने का दबाव डालेंगे। तुर्की, अब आजकल तुर्की चला, तुर्की गाजी देख देख के कुल पगलाए हुए हैं सब। और उसी की तरह ड्रेस, फेसबुक पे उसी की तरह का ड्रेस बना के फोटो। अरे भैया, तुर्की कहाँ है? अब तुर्की सभ्यता लाने की बात हो रही है। आप समझ रहे? ये अशराफ का चितिम्मा है, चोचला है, ये हमको फंसाया रहता है। हम लोग पसमानदा गुलाम है, पढ़ा लिखा नहीं था। हम जैसे लोग, आंदोलन चल रहा है, धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा, सारी गर्दे साफ भी हो जाएंगी और अशराफ भी साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी। अच्छा फाकिर भाई, आपसे एक सवाल करते हैं। जी जी। अभी इनका लगता है नेटवर्क खराब हो गया फैयाज भाई का। हेलो, हाँ फाकिर भाई, आपसे एक सवाल ये था कि ये पसमानदा राजनीति भी जो है पहचान की राजनीति। अब पहचान की राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहचान तो असंख्य है ना। अभी हम पसमानदा के रूप में इकट्ठे हो गए। अभी पसमानदा में पसमानदा तरीन लोग जो है, जो संख्या में कम है, वो भी आवाज उठाने लगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। यहाँ पर जो है कुछ खास जातियां हैं, यही अपने आप यही आंदोलन चला रही हैं, कल को वो अलग हो जाएंगी। तो ये कब तक चलेगा फिर ये पहचान की राजनीति? तो फिर क्या होगा, बढ़ती चली जाएगी। पहले पसमानदा थे, फिर उसमें से फिर जो है हलालखोर अलग हो जाएंगे, बक्को अलग हो जाएंगे, इस तरीके से। तो फिर ये तो हमको जोड़ने की बजाय हम तो तोड़ते चले जाएंगे अगर इस राजनीति को अगर हम आगे करते हैं। तो कैसे इसको देखें? ये जो पहचान की राजनीति है उसमें इस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं, और अरुंधति राय का भी नाम मैंने इसी संदर्भ में लिया है। जब उनका विरोध हुआ तो उन्होंने भी यही बोला था कि गांधी जी बनिया थे, तो क्या सिर्फ बनिया उनके बारे में लिखे? तो इस तरह के ये लोग सवाल के जवाब में सवाल करते हैं और गलत वो अपनी बातें आपके मुंह में रखते हैं, और ये भूल जाते हैं कि पहचान का संबंध एक इसेंस से जुड़ा हुआ है। जब हम देखिए, काली बकरी को भी आप बकरी बोलते हैं, उजली बकरी को भी आप बकरी बोलते हैं, तो कुछ तो ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, कुछ इसेंशियल चीज है जो दोनों में है कि दोनों को आप बकरी बोल देते हैं। तो इसलिए पहचान का मामला हमेशा इसेंस से जुड़ा होता है कि कुछ है ऐसा बहुत ही जरूरी किस्म का, फंडामेंटल चीज का जो दोनों में है, इसलिए वो कितना इंपॉर्टेंट है इस बात पे ध्यान दें। आप सबका तुलना एक से, इसको बोलते हैं लॉजिक ऑफ इन्फिनिट रिग्रेशन। ये आरक्षण के खिलाफ भी इसी तरह के तर्क दिए जाते थे कि आरक्षण है तो क्या क्रिकेट में भी आरक्षण कर दें, क्या शादी में भी आरक्षण कर दें, कि इतना भी दुल्हन है जो इसके लिए। तो इसको एब्सर्ड बनाने के लिए आपका इतना उसको सवाल को इस तरह से कर दो ताकि वो एब्सर्ड और बकवास लगने लग जाए। जैसे अब इसी में बक्को में भी सिवान का बक्को, उसकी अलग पहचान हो जाएगी। तो इस तरह सवाल को गलत ढंग से ये रखते हैं ताकि वो एब्सर्ड दिखने लग जाए। तो ऐसा लेकिन नहीं है। जो एक अंतर है, देखिए 2 टाइप के अंतर होते हैं। मैं एक चे गुवेरा बड़ा फेमस है युवकों में, तो उनके एक डायरी, मोटरसाइकिल डायरी है, उनका यादगार है, मेमोयर है, उसके हवाले से मैं बात करूंगा। तो उस आदमी ने एक बड़ा अच्छा बात बोला कि लैटिन अमेरिका में भी अलग अलग पहचाने थी। जैसे चिली के लोग थे, फिर ब्राजील था उसी में, लेकिन उसने क्या बोला कि ये पहचान, ये जो अंतर डिफरेंस है, ये मटेरियल नहीं है, ये इतना वास्तविक अंतर नहीं है। और वास्तविक अंतर क्या होता है? जहां पर आपका दुख एक हो, मैं बहुत पोएटिक लैंग्वेज में बोले, जहां दर्द का रिश्ता एक हो। तो एक अंसारी और एक मंसूरी का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है। पहचान आर्टिफिशियल है, वो पहचान सिर्फ बाहरी है, उसमें इसेंशियल कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत ज्यादा कम होने से कोई डिफरेंस, एक इसेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। जैसे
अगर बकरी का आप इस तरह से काली बकरी और उजली बकरी को अलग करें तो एक कसाई के लिए मायने नहीं रखेगा। एक कसाई है, बकरी में डील करता है, वो काटता है, तो उसको काली और इससे मतलब नहीं है, वो गोश्त के हिसाब से किसमें गोश्त ज्यादा है, वो जो अपना वर्गीकरण पहचान जो बकरी का बनाता है, तो कोई भी जब पहचान बनाते तो उसके पीछे एक फिलॉसफी, एक दृष्टि, एक विजन होता है, वो विजन उसको इम्पोर्टेंट बनाता है। जैसे एक कसाई है, पसमानदा कम्युनिटी की ही जाती है, कुरैशी या कसाई, तो वो पशुओं को कैसे बांटता है, बड़ा पशु उसका मांस अलग दाम होता है, और मटन का दाम अलग होता है, चिकन का दाम अलग होता है। चिकन कुछ भी हो, आप देखिएगा कि चिकन एक छोटा एक बड़ा है क्या, उसके लिए अलग अलग दाम कर देता है। आप एक चिकन वाले के दुकान के पास जाइए और उससे पूछिए कि भैया तुम तो आइडेंटिटी के आधार पे अलग अलग दाम रख दिए, बड़े का दाम अलग है और मटन का दाम अलग है, चिकन का दाम अलग है, तो तुम इतना ही जब डिफरेंस कर रहे हो तो पहचान को और आगे ले जाओ कि छोटे मुर्गे का अलग दाम रखो, बड़े वाले का अलग रखो, काले का अलग रखो। ऐसा करता नहीं करता है, वो सारे मुर्गों को एक में रख देता है, क्या कि वहां पर उसको डिफरेंस नहीं दिखता, लेकिन उसको बकरी और मुर्गे में डिफरेंस दिखता है, तो अलग अलग दाम उसके रखता है। तो ये डिफरेंस, सारे डिफरेंस को एक ही, ये बहुत ही अंधा टाइप का तर्क हुआ, कुतर्क इसको कहा जाएगा, कि आप जो एक पसमानदा शराब का जो डिफरेंस है वो एक वास्तविक रियल डिफरेंस है, लेकिन एक जो आप बता रहे हैं कि हलाल खोल और पंसारी का डिफरेंस रियल नहीं है, क्योंकि वहां एक चीज है, इसेंशियल चीज जो उसको जोड़ती है, वो चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, वो चीज है सत्ता के स्रोतों। जो भी सत्ता के दो स्रोत हैं, एक प्राकृतिक स्रोत जमीन वगैरह, एक ह्यूमन सोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, और एक नेचुरल, दोनों रिसोर्सेज में उसकी हिस्सेदारी नहीं है। ये अंसारी को जो बार बार आरोप लगाया जाता है कि ये लोग को मिल गया, वो भी बहुत अंधा पिक्चर, अंधा मतलब आप संकीर्ण देख रहे हैं। आप सारे ये मत देखिए कि सारे लोगों में अंसारी को कितना हिस्सा मिल गया, अंसारियों में कितनों का हिस्सा मिल गया, कितने अंसारी हैं, 1% भी नहीं होंगे जिनको नौकरी चाकरी लगा है, आप पता करके देख लीजिए। ये डाटा से बात करो ना भाई, हकीकत के आधार पर तुम बात करो। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है अशराफ और पसमानदा में, वो एक रियल डिफरेंस है, वो पहचान, इसीलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया कि पहचान का मामला ऑथेंटिसिटी से जुड़ा हुआ है। वो जो पहचान है पसमानदा की, एक ऑथेंटिक पहचान है, उसका जो अशराफ से जो डिफरेंस है वो रियल है। अशराफ मंत्री बन रहा है, बड़े बड़े पदों पे जा रहा है, जितने बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं बुखारी वगैरह उस पे है, सैयद लोग वहां पे हावी हैं, और ये नहीं है। लेकिन हमको बताइए कि आप उसी तौर पे आप बक्खों का भी डिफरेंस को अगर रख देंगे, और अंसारी, मंसूरी, जुलाहा वगैरह का जो छोटी छोटी जातियां हैं, हलाल खोर या राइन को रख देंगे, तो ये सही नहीं होगा। सही क्यों नहीं होगा? आप बताइए कि जो डिफरेंस अशराफ पसमानदा में, वही क्या इनके बीच में नहीं है? अगर आप भारत का कोई यूनिवर्सिटी एक ले लीजिए, मैं बोलता हूं कि किसी अंसारी ने नहीं बनाया यूनिवर्सिटी आज तक, ये सैयद साहब ने बना दिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया भी किसी अशराफ नहीं बनाया है। लेकिन हमको बताइए, तो ये तो सब पे लागू है, मंसूरी ने भी नहीं बनाया, अंसारी ने भी नहीं बनाया, हलाल खोर ने भी नहीं बनाया, राइन, तो एक चीज कहीं तो है, जो वंचित, डिप्राइव होना तो एकदम सेम है। तो ये जो डिफरेंस है, थोड़ा बहुत का जो अंतर है या कुछ लोकल अंतर है, इतना प्रमुख नहीं है, इतना एसेंशियल नहीं है, इतना ऑथेंटिक नहीं है कि उस पहचान को, यहाँ डिफरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पुराने आंदोलन थे, जो ह्यूमैनिटेरियन, जो प्री आइडेंटिटी आंदोलन थे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उदय के पहले के जो आंदोलन थे, तो जो चाहे अमेरिका में हो, इंडिया में हो, उस पर गौर करेंगे तो वो आंदोलन बराबरी के आधार पे होते थे। वहां उल्टा चीज होता था कि भाई हम भी इंसान हैं, हमें भी मुख्य धारा में शामिल कर दिए। वहां पहचान को नष्ट करने की बात थी। वहां ये था कि भाई हमको अलग नहीं पहचानो, हमको भी इंसान समझो, हम भी तुम्हारे तरह इंसान हैं, जाने वालों जड़ा मुड़ के देखो तुम्हारी तरह इंसान हूं, ये फिलोसफी वहां रहती थी। और जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आई तो मान लिया गया कि हिस्टोरिक कारणों से हमारा जो इतिहास रहा है, तो हम अब उसमें नहीं शामिल, हम हमारे डिफरेंट की दो हैं, दोनों हैं, तुम भी और हम भी, दोनों का अस्तित्व, हमारे डिफरेंस को स्वीकारा जाए, हम तुमसे अलग हैं। हमारी इसी अलग पहचान के रूप में इस्लाम में भी आता है कि अल्लाह ताला ने पहचान के लिए अलग अलग बनाई। ये पहचान के अंतर में कोई दिक्कत नहीं है कि एक अलग है, कोई कुरैश है, कोई, उसमें भेदभाव में
दिक्कत है कि उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, अलग अलग होने में अंतर नहीं। तो ये हुआ कि हम अलग हैं तुमसे, लेकिन हमको बराबरी का दो, अलग मान्यता भी दो। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में एक डायलेक्टिकल पॉलिटिक्स आ गया कि एक तरफ तो डिफरेंस होने का मांग किया जाता है, तो कितना ये डिफरेंस सब फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इसको ख्याल रखें तो एक पसमानदा इतना डिफरेंट है कि उसको एक जेन्युइन ऑथेंटिक आइडेंटिटी माना जा सकता है। और ये पक्खों ओखों का जो आर्टिफिशियल अंतर है, जिसको चे गुवेरा बोला कि सारा लैटिन अमेरिका एक है, चिली और ब्राजील का दो आदमी का प्रॉब्लम अलग अलग नहीं है, बाहरी अंतर जितना हो, तो एक मंसूरी और अंसारी का प्रॉब्लम अलग अलग नहीं है मेरे हिसाब से कि उसको अलग अलग आइडेंटिटी माना जाए। फाकिर भाई, यहाँ पर जो जब मैं लेफ्ट आंदोलन के साथ रहा हूँ, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि मेन जो पहचान है वो दरअसल दो ही है। एक जो है मजलूम है, मतलब कि सर्वहारा, और फिर जो पूंजीपतियों का, ठीक है। अब बाकी पूंजीपतियों ने अपने आर्थिक हित के लिए ही बाकी सारी पहचानों को बनाया है। उन्होंने बताया, जैसे एग्जांपल में बता रहे थे कि रेसिज्म कैसे आया, तो रेसिज्म को वो बता रहे हैं कि रेसिज्म इस तरीके से आया क्योंकि अफ्रीका के लोगों को लाया गया यहाँ पे आर्थिक हित के लिए, मजदूर बनाने के लिए। उनमें अपने आप को जब तक हम बताएंगे नहीं कि गोरे उनसे सुपीरियर थे, तो वो उसके ऊपर राज नहीं कर सकते। तो गोरों को भी दिमाग में डाला गया तुम उनसे सुपीरियर हो, उनको भी डाला गया कि तुम उनसे इंफीरियर हो। तो उनका कहना ये है, लेफ्ट का कहना ये है कि दरअसल सबकी जड़ जो है वो आर्थिक स्रोत में है। तो फिर ऐसा ना हो कि ये जितने हम लोग बात कर रहे हैं, ये जितनी पहचान, वो सारी पहचान जाके उसी में समा जाए, सर्वहारा और पूंजीपतियों में। इसको कैसे देखते हैं? उनका भी तो अपना एक है कि सिर्फ दो ही पहचान वाले रखती, बाकी सारी पहचान तो उसी पहचान से निकली हुई है। इस सवाल का जवाब दो एतबारों से दिया जा सकता है। एक तो खुद मार्क्सवादी विचारधारा के ही आधार पर दिया जा सकता है। तो ये जो सवर्ण कम्युनिस्ट है, उनका ऐसा मानना है, तो उनको मार्क्सवाद की ही समझ ठीक से नहीं है। मैं यही बोलूंगा कि मार्क्सवाद ऐसा नहीं करता है। वो जो कहना चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी को मार्क्सवाद में तमाम लोग हुए, रोजा लेग्जम, क्लारा जेटकिन हुई। जेंडर की पॉलिटिक्स भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मानी जाती है, बल्कि कहा जाए तो सबसे पहले ये जेंडर पॉलिटिक्स ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के रूप में सबसे ज्यादा जो इतना चर्चा में आई, जिस से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इतना नाम मिला, वो जेंडर की पॉलिटिक्स थी। और जेंडर की पॉलिटिक्स को कार्ल मार्क्स से लेके एंगल्स तक ने बहुत ही न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि जेंडर के आधार पर जो अन्याय होता था, पैट्रियार्की वगैरह, और उस पर सबसे अच्छा इन्हीं लोगों ने लिखा, एंगल्स ने। ये मैं नहीं, केट मिलट एक बहुत बड़ी नारीवादी हुई है, जिन्होंने किताब लिखा है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। बड़ी उसको नारीवादियों का मैनिफेस्टो माना जाता है उस किताब को, सेक्सुअल पॉलिटिक्स नाम है केट मिलट। उन्होंने पेज नंबर 38 में बहुत ही प्रशंसा किया एंगल्स का। एंगल्स की एक किताब है, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति। तो उसमें परिवार का उत्पत्ति से ही समझ सकते हैं कि जेंडर की बातचीत होगी। तो जेंडर के मसले पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 का भी पढ़े, तो जेंडर के मसले, जो जिसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का के जो बात पसमानदा के साथ, वही तो लिंग के साथ भी है ना, कि लिंग के भी पॉलिटिक्स आर्थिक है, उसका आधार हमको बताएं कि नस्ल का तो बड़ा ये समझा देते हैं कि आर्थिक आधार है, अलग है। आप एक ही परिवार के अंदर जो जेंडर का डिफरेंस है उसको कैसे समझाएंगे? कौन कहां से उठा के ले गया कॉलोनी? तो ये पूरा बकवास है, उनको मार्क्सवाद की समझ नहीं है। मार्क्स ने भी, मैं कहते हुए मुझे संकोच नहीं है कि बड़े भोंदू टाइप के लोग हैं, क्योंकि ज्ञान का विकास ही नहीं होने दिया। ज्ञान का जो विकास है इनके खिलाफ चला गया। ज्ञान जो था, तर्क, इनके खिलाफ था, ये सवर्णों के। ये ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को बुद्धि की कमी थी, आईक्यू नहीं था, लेकिन अगर ब्राह्मण ज्ञान का विकास करता तो ज्ञान उसी के खिलाफ चला जाता। ज्ञान कहता था कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है, ज्ञान का अगर विकास हो। इसलिए वो ज्ञान का विकास नहीं होने दिए, इसलिए वो अपने ही जाल में, जिसको लुई अल्थुसे एक मार्क्सवादी हुआ है कि दे आर ब्लाइंडेड बाय ओन रिलीजन, वो अपने जाल में खुद फंस जाते हैं। जब तो कार्ल मार्क्स वगैरह ने भी जेंडर के आधार पर जो अत्याचार हुआ, उसको बहुत, कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो जो 1848 का, उसमें काफी लिखा कि ये जो परिवार है, बुर्जुआ परिवार है, औरतों के लिए यातना गृह है। उसने परिवार को वेश्यालय से तुलना कर दिया कि ये जो पत्नी है एक तरीके से वेश्यालय है। वेश्या और पत्नी में सिर्फ इतना अंतर है कि उसमें क्या होता है, रोज रोज ग्राहक बदलते हैं, इसमें एक ही ग्राहक होता है। लेकिन इसमें भी पैसे के बदले आप भरण पोषण देते हो, बदले में सेक्सुअल। तो आप सोचिए किस रेडिकल एंगल्स चला गया, कितना बड़ा नारीवादी। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के खिलाफ वगैरह है? और आगे जब जाते हैं
तो जब हम लेनिन तक आते, लेनिन भी तो मार्क्सवादी था, बल्कि मार्क्सवाद को जमीन पे उतारने वाला पहला आदमी लेनिन को ही माना जाता है। ये मेरा नहीं कहना है, अब कोई भी मार्क्सवादी से। तो लेनिन ने तो बजाते आइडेंटिटी के लिए बहुत काम किया। लेनिन ही पहला आदमी था जिसने पोलैंड को आजाद कर दिया कि अलग आइडेंटिटी, इनकी अलग राष्ट्रीय अस्मिता है, आइडेंटिटी है, इसलिए इसको गुलाम रखने का कोई अधिकार नहीं है। इतिहास में पहला मौका था कि कोई आदमी स्वेच्छा से अपना राज्य छोड़ दिया, साम्राज्य, अपने हिस्सा को, इसको त्यागना इतना मामूली बात नहीं है। जब जरा जरा से जमीन के लिए चाइना और इंडिया में लड़ाई होता है, आप देखते हैं युद्ध होता है, लेनिन ने त्याग दिया था पोलैंड को, और उसने फुल ऑटोनॉमी थी। उसके जितने छोटे छोटे, रूस तो बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्रीयताओं, नेशनलिटी, आइडेंटिटी से पहचानो, कजाक पहचान था, तुर्कमेनिस्तान, आप देखिए अलग अलग का, तो उसको काफी स्वायत्तता दी। कहा जाता है उसी स्वायत्तता को खत्म कर दिया ख्रुश्चेव ने, तो रसिया का विघटन हो गया। रसिया के विघटन का सबसे प्रमुख कारण ही माना जाता है कि जो पहचाने थी उसको दबाना, उसको ये कर देना, और वही ये असराफ कर रहे हैं पसमानदा के पहचान को दबा के। तो कैसे सफल होगा? और ये कैसे लेनिनवादी मार्क्सवादी है जो पहचान को दबाना चाहते हैं, जबकि लेनिन नहीं दबाना चाहता था। अब पढ़ लीजिए, मैंने कुछ भी इतिहास से अलग बात नहीं की है, मैं मार्क्सवाद के ही जमीन पे खड़ा होकर जवाब दे रहा हूँ जी। फाकिर भाई ये बताइए, जी। तो फिर हम जब पहचान की राजनीति करते हैं तो हम तो ये देखते हैं दो छोर है ना, कि एक छोर पे जो है वो जो प्रिविलेज क्लास है, दूसरे छोर पे जो है वो पसमानदा है, मतलब कि जो पिछड़े हैं। और प्रिविलेज क्लास के खिलाफ ही हमारी जो है लड़ाई रहती है कि उनका प्रिविलेज कम किया जाए। तो फिर ऐसे में जैसे हम अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर प्रिविलेज क्लास भी तो पहचान की राजनीति करने लगेगा। तो ऐसे तो फिर तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं, तो फिर हम उनको एसिमुलेट नहीं करते, तो मिला नहीं सकते। पहचान की राजनीति में तो यही बेसिक आधार है कि हम जो है जोड़ नहीं सकते, हम उनको अलग ही करेंगे तभी हम पहचान बना पाएंगे। पहचान बनती कैसे, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ। अब पहचान जब तो ऐसे बनेगी दोनों अलग करके, तो फिर उनको जोड़ेंगे कैसे हम लोग? ये भी मार्क्सवादियों का ही सवाल है, दुर्भाग्यवश, बदनसीबन कि मार्क्सवादी ये सवाल उठाते हैं। और इसका जवाब भी मैं पसमानदा एंगल से दे सकता हूं, लेकिन उनकी बात, कहा जाता है कि जब गडेरिये से बात करो तो गडेरिये की भाषा में करो, तो ज्यादा वो समझ पाते हैं। और ये बड़ा जो पसमानदा परोपकारी किस्म का होता है कि वो हमारी भाषा समझे, तो उनको त्याग करने की जरूरत नहीं है, मैं ही त्याग कर देता हूं, उनकी भाषा में मैं बात कर लेता हूं, उनके लिए दयालु होने के कारण। तो मैं मार्क्सवाद के ही जमीन से इसका जवाब देना चाहूंगा कि ये ज्यादातर जो भारतीय मार्क्सवादी हैं वो मार्क्सवादी नहीं है। ये इस लिहाज से मार्क्सवादी नहीं है कि मार्क्सवाद दो चीजों के आधार पर खड़ा है, डायलेक्टिकल मेटरलिज्म, डायलेक्टिक्स द्वंद्ववाद, और मेटरलिज्म यानी भौतिकवाद। तो भौतिकवाद में पदार्थ को इंपॉर्टेंट समझा जाता है, भावना और चेतना को नहीं। तो इस लिहाज से हीगल को, इन्हीं अर्थों में कार्ल मार्क्स ने बोला कि हेगल की चेतना उल्टी खड़ी थी। वो चेतना को प्रमुख मानता था, पदार्थ को मानता था, जिन्स वगैरह को, ये कि। और लेनिन ने पहले एक पाकिस्तानी कोई है, उनका बड़ा ही वीडियो लगाया करता था, उस वीडियो में ये सब चीजों को जाना जा सकता है, तैमूर रहमान करके, या क्या नाम है तो बहुत अच्छा वो परिचय देते हैं, मैं उनका फैन हूँ। और वो वहां के मार्क्सवादी, मैं पाकिस्तानी मार्क्सवादियों का इसीलिए इज्जत एजाज करता हूँ कि भारतीय से कम वो श्रेष्ठ है, उनका थोड़ा सा फंडा क्लियर है। तो उन्होंने काफी इस पे लिखा कि कैसे वो उल्टा खड़ा था, उसको सर के बल से, पैर के बल मार्क्स ने वो जो भाववादी दर्शन था हेगल को खड़ा किया। और बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि तमाम जो ब्राह्मणवादी होने के कारण मार्क्सवादी लोग, सवर्ण मार्क्सवादी भाववादी हैं, ये उल्टी बातें बोलते हैं। ये इतिहास का उपज है। इसीलिए मेटरलिज्म का भी दो पार्ट है, एक होता है डायलेक्टिकल मेटरलिज्म, एक हिस्टोरिकल मेटरलिज्म। मतलब कार्ल मार्क्स ने समाज को समझाने के लिए किस चीज का सहारा लिया? ऐतिहासिक भौतिकवाद को। और दर्शन को समझाने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को। तो समाज को समझने के लिए ऐतिहासिक भौतिकवादी नजरिए से हम देखें तो इसमें आदमी प्रमुख नहीं है कि पसमानदा ने जन्म दे दिया। ये गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जहां चेतना को, सब्जेक्टिव चीज को इतना ज्यादा वैल्यू दे देना है। कार्ल मार्क्स बोलता है कि आदमी इसको जन्म नहीं देता है, आदमी इतिहास का प्रोडक्ट है, आदमी का प्रोडक्ट इतिहास नहीं है। इतिहास की जो गति है, डायनेमिक्स है, जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, इसी तरह लॉ ऑफ मोशन ऑफ हिस्ट्री है। सोसाइटी का भी एक लॉ ऑफ मोशन है, और वो लॉ ऑफ मोशन से
कि हिस्ट्री का एक गति डिटरमाइन हुआ है कि पहले सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आया, फिर साम्यवाद आएगा, इस तरह वो इतिहास को समझाता है। तो इतिहास का ये जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी कोई इच्छा कॉन्शसनेस की उपज नहीं है हीगल टाइप से सोचना कि एक रात कोई फैजी जी बैठे आके पसमानदा है। खैर, ये इतिहास जो शोषण हुआ, इतना बड़ा इतिहास के दौरान जो वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, पसमानदा शराब का संघर्ष होता रहा है। आप इसके लिए फैजी साहब का लेक्चर जय भीम कारवां पे सुन लीजिए कि किस तरह संघर्ष चला, किस तरह जिन लोगों ने पसमानदा का पक्ष लिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो उसको पगला बरसा, बेतुका बरसा, क्या क्या कर। तो ये संघर्ष आइडियोलॉजी विचारों के क्षेत्र में तो होता ही है। जैसे अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, ये भी एक संघर्ष है, आइडियोलॉजी के क्षेत्र में संघर्ष है कि उनका आइडियोलॉजी है और हमारे आइडियोलॉजी के क्षेत्र में उसको हम काउंटर कर रहे हैं। उसी तरह भौतिक मटेरियल इकोनॉमिक क्षेत्र में भी लड़ाई होते रहा पसमानदा उसके बीच में, और इसीलिए तो अंग्रेजों के खिलाफ जुलाहा लड़ गए, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों के हितों में टकराव था। उनके कपड़े बीनते थे, हमारे कपड़े। तो आप देखेंगे ये टकराव, ये लड़ाई जारी रही है, होती रही है, और इसी लड़ाई, इसी संघर्ष से एक पहचान का उपज होता है। तो कल्चर सेकेंडरी होता है, भौतिक चीज प्रमुख होता है। ये मार्क्सवाद के हवाले से मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा। ये मार्क्सवादी कहता है कि मटेरियल जो है वो प्राइमरी है और कॉन्शसनेस उसका डेरिवेटिव है। तो पहचान एक कल्चरल चीज है, कॉन्शसनेस का चीज है ना कि मैं अपने आप को क्या मानता हूं। तो ये उस मटेरियल संघर्ष का उपज है। तो ये तो पहले ये ए प्रायोरी है, इमैनुअल कांट इसको बोलता है ए प्रायोरी, ये पहले से प्री गिवन है। इसलिए पहचान हम लोग उत्पन्न कर देंगे तो इससे उनका भी पहचान हो जाएगा। ये तो सवाल ही फिर बेफजूल है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस का प्रोडक्ट है। ये हमारी अपनी इच्छा चुनाव नहीं है कि हम पसमानदा बन गए, आपके अपने चुनाव से पसमानदा बन गए, नहीं, ये हिस्टोरिकल प्रोसेस का मार्क्सवाद की व्याख्या का अंश है। इसी पर एक नारीवादी को मैं सुन रहा था, वो ये कह रही थी कि अगर जो है सामाजिक संरचना ही होती महिला और पुरुष में अंतर, तो फिर हम चेतना अपनी बदल लेते। मतलब कोई अगर कोई मर्द ये कि मैं फील करता हूँ, आई फील लाइक ए वुमेन, तो फिर उसको मान लिया जाए कि फिर वो वुमेन है। चेतना ही बदलने से सब चीज बन जाती है, बिगड़ जाती है। तो आपकी बात को ही मैं ऐड कर रहा था। अच्छा फैयाज भाई, आपसे सवाल है, सवाल थोड़ा सा तीखा ही है कि आप जो है भारतीय पसमादा मुसलमान को वैसा मुसलमान बनाना चाहते हैं जैसा संघ चाहता है। इसके ऊपर बाकायदा मुझे एक बंदे ने मुझे कहा था कि कोड कर देना, तो वो मैं कोड कर रहा हूं। तो ये है ये वी आर अवर नेशन हु डिफाइन, ये जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत, मान लीजिए गोवालकर साहब जो थे संघ के, उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान के विदेशी नस्लों को चाहिए कि वो हिंदू संस्कृति और भाषा को या तो स्वीकार करे, हिंदू धर्म के प्रति सम्मान एवं आदर की भावना सीखे, हिंदू नस्ल और संस्कृति अर्थात हिंदू राष्ट्र के महिमा मंडन के अलावा अन्य विचार दिमाग से में न लाए और अपना अलग अस्तित्व भूलते हुए हिंदू नस्ल में समाहित हो जाए। तो ये कह रहे हैं, आप पे आरोप यही है कि आप दरअसल पसमादा को ऐसा ही मुसलमान बना रहे हैं जैसा संघ चाहता है। अब इस पे आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा तीखा सवाल था लेकिन मुझे लगा जरूरी सवाल है। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए जी। पहले सवाल पूछने वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे इस लायक समझता है कि मैं कुछ बना पाऊंगा। तो कम से कम अब ये लोग मानने लगे कि अब हम लोग कुछ बना रहे हैं। बहरहाल, दूसरा आपने कहा तीखा सवाल है। तो देखिए, जो बैट्समैन बढ़िया फॉर्म में चल रहा होता है तो उसी का विकेट लेने के लिए कई तरह के बॉलर यूज किए जा रहे हैं। तो सब बॉलर नए नए आ रहे हैं मेरे सामने, लेकिन मैं भी जो है बहुत तैयारी से मैदान में हूँ। कोई उसके लिए मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, सब धुआं धुआं हो जाएंगे, कोई सामने दिखेगा नहीं, अल्लाह ने अगर चाहा तो। ये जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की और आखिरी खुतबे की, ये लड़ाई हम जीत के दिखाएंगे और अशराफ जो है धुआं धुआं हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, मैं बना नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। सवाल का जवाब खत्म। ये कह रहे हैं कि ये हिंदू क्या भारतीय बनाने की जो बात चल रही है, ये मैं बता रहा हूं कि हम लुंगी पहनते हैं, हम भोजपुरी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, इस देश की संस्कृति हमारे में, हम उसी के हैं पैदावार, भारत राष्ट्र के जो है, हम अरब से तो आए नहीं है। और जैसे हमारे वालिद अभी शादी कर लें, दूसरी इस्लाम इजाजत देता है, अरबी कल्चर इजाजत देता है, हम अंदर से उसको कबूल नहीं करते। बाप बेटे में बात नहीं होती है, पसमानदा में, अशराफ में चल जाता है। अशराफ
फुप्पी की लड़की से शादी करता है, 1 हफ्ते के बाद वो खाला की लड़की ले आता है, दोनों खुश रहती हैं। और उनसे मैंने, मेरा जाती तजुर्बा, मैंने पूछा कि ये बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? नहीं, पहले भी हम बहन थे, अब भी हम बहन है। पसमानदा में इसका तस्वर है? आप बताएं। इजाजत देता है 4 शादी के? आपके अब्बा जो सवाल पूछे उनसे पूछे, इनके अब्बा 4 शादी करके अगर ये पसमानदा है तो बिदक जाएंगे। अशराफ है तो इनका अब्बा 4 शादी कर ले, ये कबूल कर लेंगे, कोई इनके सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। हम उस कल्चर से बात करते हैं ना, हम खामोश हो जाते हैं ऐसी जगह पे जहां इस्लाम और हमारे कल्चर का टकराव होता है। खामोश हम इसलिए हो जाते हैं कि इस्लाम के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, अपने कल्चर से मुंह मोड़ नहीं सकते। एक तजर्बा बताया, हमारे पढ़ा लिखा हमारे साथ जो है मेडिकल साइंस का ग्रेजुएट लड़का है, उसके वालदा जब गुजरती तो उसके वालिद ने शादी कर ली, 50 साल उम्र थी, तो वो 1-1.5 साल अपने बाप से बात नहीं किया। मैं बहुत उसको समझाता रहा कि चलो उसकी जरूरत है, पढ़ा लिखा आदमी समझ रहा है उस बात को, लेकिन उसका कल्चर नहीं अलाउ कर रहा है, कंसस अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि वो अरबी कल्चर का नहीं है, वो अशराफ कल्चर का नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं बना नहीं रहा हूँ। अब वो जिन्होंने किताब का रेफरेंस दिया है, वो पता नहीं उनके अंदर हिंदू डिफिनेशन क्या है, और वो किताब मैंने पढ़ी भी नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे, गली गली मोहल्ले में आप जाएंगे तो अशराफ, आप देखिए पूरे मऊ के, आपके मऊ का मैं एग्जांपल दे दूं, एक सेकंड में बोल दूं, बुनकर जो है लुंगी पहनते हैं ज्यादातर, तो लुंगी अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी, उसको जोलाओं से जोड़ दिया, बुनकरों से। अशराफ कभी लुंगी नहीं पहनता, आप गौर कीजिएगा, और पसमानदा लुंगी पहन के जर्मनी चला जाता है ये कालीन का तगादा करने। अच्छा, मैं आप ही की बात को थोड़ा और वाज़ेह कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जो कल्चर है पसमानदा का, वो भारतीय कल्चर है, और जो जाहिर सी बात है, जो जहां पैदा होगा का जो कल्चर है वो जो है एकदम अलग है। अरबी, देखिए अरबी है, तुर्की है, ततारी, जहां से आए हैं सेंट्रल एशिया से, वहां का है। ये पजामा कौन पहनता है? सेंट्रल एशिया का है ये पजामा, अलीगढ़ी पजामा नहीं है, वो तुर्की पजामा है। टोपियां भी देखिए, टोपियों का नाम है ईरानी टोपी, तुर्की टोपी, फलानवा टोपी, ढेमकनवा टोपी। टोपी पहन लेगा पसमानदा तो कहता भाई कहां से तुम लखनऊ के नवाब वाला टोपी पहन लिए? अब हम लखनऊ के नवाब वाली टोपी भी नहीं पहन सकते, वो सब गया जब फन्ने का फाख्ता उड़ाया करते थे। तो आपका मतलब कहना ये है, मोटी मोटी जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि आप दरअसल कुछ कर नहीं रहे, आप वो बता रहे एक्चुअल जो है, बता रहे हैं जो सच्चाई है जी, वही उसका जवाब है। अरबीकरण जो है, जिसको कई बार वहाबिज्म भी बोल दिया जाता है, या अरब कल्चर का प्रभाव बोला जाता है, आप ये कह रहे हैं कि अरब कल्चर का प्रभाव अशराफ द्वारा थोपा गया पसमानदा समाज पे, यही जो मैं समझ पा रहा हूँ? वो हमारी जड़ों से काट के अपना गुलाम बनाने के लिए अलग से हम दिखाई दे, जब कहें नारे तकबीर ला के हम जान देने के लिए आए, जैसे MIM और ओवैसी का इतिहास रहा है कि वो पसमानदा को ऑपरेशन ब्लू में पूरा कत्लेआम हो गया चार मीनार के सामने, और इनके शरीर पे खरोच नहीं आया। जो रिजवी था ये भाग गया, कासिम रिजवी, एक शरीर पे खरोच नहीं आया, पाकिस्तान में जाके भी शासक बनाई। ये हम बता रहे हैं पसमानदा को, इनके चक्कर में पड़ोगे, ये क्या क्या करके इस्लामिक हुकूमत आएगी, हम मुसलमान है, दुनिया की बड़ी कौम है, तुमने ताजमहल बनाया है, तुमने लाल किला बनाया, अभी क्या हम कहां से, हम तो घर नहीं बना पा रहे हैं भाई साहब, तुम ताजमहल लाल किला हमारे दिमाग में डाले हो, यूटोपिया। अच्छा, क्या ये कब तक चलेगा? ये चुस्पा कहते हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है चुस्पा, इसको चुस्पा कहते हैं। अच्छा, ये हैदर फिल्म में ये शब्द इस्तेमाल था। अच्छा, ये फाकिर भाई यही सवाल, अंग्रेजी पढ़ने वाले उससे पहले से जानते हैं जी। अच्छा, मैं यही सवाल जो है फाकिर भाई से पूछ, फाकिर भाई ये जो अभी मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभ्यता क्या थी? इनसे पूछना, वही के कल्चर, जाहिर सी बात है, तो उनका दीन क्या था? हसन निसार था। हसन निसार बड़ा मजेदार बात करता है, और उन्होंने जी हसन निसार मजेदार बात करता है कि वहां पे खजूर होती थी, आम होता तो आम खाते, तो आम सुन्नत हो जाता है। मैं खैर उस तरह की बात मैं उस तरह की बात नहीं करता हूँ। देखिए मैं ये जो अशराफ टाइप के जो बुद्धिजीवी भी होते हैं ना, ये चाहे सेकुलर हो जाए, चाहे कम्युनल हो जाए, चाहे कम्युनिस्ट हो जाए, ये एक चीज घुरना सपना नहीं छोड़ते हैं, सत्ता वर्चस्व। अच्छा, जैसे फाकिर साहब एक बात कहते हैं कि जावेद अख्तर अपने लड़के का नाम फरहान अख्तर रखता है, गया प्रसाद श्यामा प्रसाद नहीं रखता है। मैं काले, और आपने तो अपना नाम लेलिन मोदूदी रखा है, इतनी हिम्मत उसको भी नहीं थी कि अपना नाम, अपने बच्चे का नाम लेलिन रख दे। जो है खाली बड़ी बड़ी बातें हैं। देखिए मैं एक बात कह दूं, तो अल्लाह के रसूल, एक दीन आया उनके पास अल्लाह की तरफ से, उसको उन्होंने प्रोपोगेट किया,
और वो दिन आखिरी दिन है ना, उसके बाद कोई दिन नहीं आएगा। तो उस दिन के अंदर इतनी गुंजाइश होगी कि हर सभ्यता कल्चर को वो कर ले। ये इस्लाम भी नहीं पढ़ते हैं, इस्लाम की अपनी व्याख्या लेकर पसमानदा जाके इस्लाम की अपनी व्याख्या कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल का कल्चर की आप बात करेंगे तो अल्लाह के रसूल की एक कल्चर थी कि उनके यहाँ जब वो भी दूध पीने के लिए दूसरे गए थे। हमारे हिंदुस्तान में कोई अपने बच्चे को देता है दूध पिलाने के लिए? अगर कोई माँ अपने बच्चों को दे दे दूध पिलाने के लिए, हमारे यहाँ भारत में पसमानदा दे दे वो खराब माना जाएगा। जबकि अरबों की तहजीब है कि बच्चा पैदा हो, ये अशराफ में देखेंगे, अशराफ की औरतें बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वो उनका फिजिक खराब हो जाएगा क्या है? नहीं, हम मतलब आमतौर से देखिए उसको वो दूध ना पिलाने को, उनका कल्चर है, अरबी कल्चर है कि जब बच्चा पैदा उसको दूसरा ले जाता है, दूध पिलाता है, करता है। हमारे यहाँ नहीं है भाई साहब। हमारे यहाँ गरीब हो अमीर हो, वो अपनी माँ का हम शान से कहते हैं। हमारे यहाँ गाली दी जाती है कि माँ तारी का दूध पीले पड़े तो आज मैदान, हमारे यहाँ उस पर ठोका जाता है। आप समझ रहे हैं? अब हम इसको बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारी बात हम इसको बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब जो हिंदू बना रहे हैं। अबे दिमाग में क्या भरा हुआ है? भोंदू का लफ्ज बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं फाकिर जैसा जी। अच्छा फाकिर भाई, मैं इसी सवाल को आपसे पूछ रहा हूँ कि बार बार ये कह रहे हैं कि जब हम अरब कल्चर की ओर लेके जा रहे हैं तो हम अशराफों का गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ये कैसे, मतलब कि ऐसा होगा कि हम जब उस कल्चर को अपनाएंगे तो हम अशराफ के गुलाम हो जाएंगे? इसके इस पे स्टडी होगी आपकी कि कैसे हम जब दूसरे कल्चर को अपनाते हैं तो उसके जो उस कल्चर के जो एलीट होते हैं दरअसल हम उन्हीं को अनुसरण करते हैं। ऐसा ही है ना फकीर भाई? हाँ जी 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 जी। तो इसको समझा दीजिए, तो आम भाषा में समझा दीजिए कि कैसे, मतलब इनकी जो फैयाज भाई की जो बात है कि अगर हम अशराफों का अनुसरण कर रहे हैं या अरब का अनुसरण कर रहे हैं तो हम दरअसल हम उन्हीं के खाने में जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है क्योंकि इस सवाल पे काफी विवाद रहा है और ये सवाल यहाँ तक चला जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि ये दो इसमें सवाल उत्पन्न होता है कि भाई इस्लाम में वो जो जात पात ऊंच नीच इनहेरेंट है, आपको इस्लाम से बाहर आना होगा। कुछ ऐसे भी विचारधारा के लोग हमारे पसमानदा ही विचारक हैं जो मानते हैं भाई कि आपको इस लड़ाई उड़ाई करना है तो इस्लाम से बाहर आना होगा क्योंकि इस्लाम में अंतर्भुक्त है, इनबिल्ट है। जैसे नहीं कैमरा इनबिल्ट है मेरे लैपटॉप में, तो इसके भीतर ही है। और फिर उसके बाद एक सवाल ये आता है कि भाई ठीक है कि नहीं, इस्लाम के अंदर ही लड़ा जा सकता है। उस लड़े जाने में भी होता है कि भाई आपको अपना एक इस्लाम पसमानदा, जब कोई इस्लाम को अपनाता है तो इस्लाम ही उसको नहीं प्रभावित करता, वो भी इस्लाम को बहुत कुछ चेंज कर देता है। क्यों? वो अपने जहां का है उसके अनुसार। और मेरा जो मानना है, अपना निजी जो आपने सवाल पूछा है तो मैं बता दूं कि इस्लाम फैला ही इसलिए, आप इतने धर्म जैसे पारसी धर्म है ना, जोरेस्टर लाए जरतुष्ट्रा, तो वो इतना संसार में नहीं फैल सका है कि नहीं? तो कौन सारे धर्म पूरे संसार में, बुद्ध धर्म फैल सका आप देखिएगा, और ईसाई फैला, और ये देखिएगा कि यहूदी भी इतना नहीं फैल सका और ये फैल सका। तो इसका जब विश्लेषण कीजिएगा तो हर चीज का एक लॉजिक और एक तर्क होता है। तो ये इसको बहुत ज्यादा ये थियोलॉजी फिक्र के हिसाब से देखने से ये समझ में नहीं आएगा। बड़ा इसको हम लोग इस हिसाब से देखते हैं, रियलिटी और वास्तविकता एक लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखिएगा कि कहीं भी जो धर्म का विकास हुआ है, जो मनुष्य के अंदर एक तो प्रकृति परा नेचुरल का पहले से ही रहा है। आदिवासी से आदिवासी में देखिएगा जो मुंडा लोग हैं उनमें भी सिंगा बोंगा और एक परा नेचुरल देवता उवता का कंसेप्ट रहता है। मनुष्य का एक स्पिरिचुअल जरूरत होता है, इसको मान लीजिए, जो कि नास्तिक लोग नहीं मानना चाहते। लेकिन मनुष्य आदिवासी हो कोई भी हो, एक उसका स्पिरिचुअल नीड भी होता है। इसका मैनेजमेंट के लिए लोग इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि एक मानसिक मनोवैज्ञानिक जो बोल दीजिए वो भी जरूरत है। तो इस जरूरत का विकास जब देखिएगा तो शुरू में पूरे प्रकृति को, अरब के लोग भी पूरे सूरज चंद्रमा जल, अभी छठ पूजा हुआ है देखिएगा, पूरे प्रकृति को ही ईश्वर माना हुआ है। तो इसको पैंथेइज्म बोलते थे, सर्व ईश्वरवाद। हर चीजें में ईश्वर देखते थे, लोहा लकड़ से पहाड़ वहाड़ सब उनके लिए, पानी वरुण देवता है। ग्रीक से लेके, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग, वहां के लोग भी देखिए, ग्रीक लोग भी अग्नि का देवता तो उसका देवता इरोस, सांतोस, क्या क्या देवी देवता का पूरा था। उसके बाद देखिएगा कि सबको देवता मानने से मतलब पैंथेइज्म से पॉलीथीज्म की ओर आते हैं, बहुईश्वरवाद जिसको बोलते हैं कि बहुत सारे देवता हो गए कि भाई पानी के इसके देवताओं की संख्या कम हो गई, सबको देवता मान। और पॉलीथीज्म से देखिएगा ये आता है आपको मोनोथीज्म की एक ईश्वर। तो ये एक ईश्वरवाद के जन्म को सिर्फ स्पिरिचुअल घटना नहीं है,
ये जब एक तरीके से कुछ बनाजी और वगैरह कुछ अभी के पेरी एंडरसन वगैरह जो मार्क्सवादी वगैरह भी हैं, जब मार्क्सवादियों की बात चली है, क्योंकि वही इस तरह के सवाल खड़ा करते हैं, तो उनके हवाले से मैं बता दूं कि उन्होंने अभी तक का जो हिस्ट्री है यूरोसेंट्रिक रहा है। तो यूरोप के हिसाब से सब कुछ हम लोग मध्यकाल, डार्क यूज, तो फलाना यूज हो सकता है तुम्हारा डार्क यूज हो। इंडिया में उस टाइम में तो बड़ा संतों का आंदोलन चल रहा था, रेवोल्यूशन। हमारे लिए तो डार्क यूज नहीं था। आप देखिए उस टाइम में कबीर वगैरह जन्म ले रहे थे, तो डार्क सब अलग अलग होता है। तो उन्होंने बताया कि यूरोसेंट्रिक होने के कारण हम देखते हैं कि पहला मर्केंटाइल रेवोल्यूशन यानी व्यापारिक जो क्रांति होती है यूरोप में, लेकिन उन्होंने बोला कि ये अरब उरब कोई लोग देखा ही नहीं तो देखा जाए तो उनको मानना था कि पहला जो मर्केंटाइल तिजारत का जो व्यापार का क्रांति है अरब में हुआ। इसीलिए देखिएगा इस्लाम में तिजारत को सुन्नत भी माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है तिजारत, बिजनेस, मर्केंटाइल बिजनेस को। तो ये ऐसे ही नहीं है। तो ये बिजनेस क्लास ने जब अपना उसके भीतर से उन्होंने ही सपोर्ट किया इस्लाम को सबसे पहले ज्यादा, और बुद्ध धर्म भी इसी टाइप का था कि सबसे पहले जो सेठ लोगों ने सपोर्ट किया। तो ऐसा धर्म में एक यूनिवर्सल सार्वभौम्यता पाई जाती है जब ऐसा धर्म। अब क्या था कि जो पॉलीथिज्म है, कोई एक देवता को मानकर निराकार, देखिए मोनोथिज्म में भी दो टाइप का था कि मोनोथिज्म में एक को देवता मान लीजिए सूरज को, या अग्नि को मान लिया पर्शियन, एक में था निराकार कि हम एकेश्वरवादी तो हैं ही, और उस एकेश्वर में एक ईश्वर को भी हम निराकार मान ले, फॉर्मलेस गॉड। तो ये गॉड जो तो मूर्त रूप था, सगुन टाइप का, तो उसमें क्या था कि वो मैं दोबारा से पूछ लूं, मैं पूछना ये चाह रहा था कि कैसे हम जो है फयाज भाई के जो सवाल था, जो बार बार कह रहे हैं कि हम जब अरबी कल्चर को अपनाएंगे तो हम अशराफों के गुलाम बन जाएंगे, तो मैं इसी को समझना चाहता ये कैसे ये। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ ना कि इस्लाम ये ऐसा मोनोथिज्म जब जन्म हुआ ना, तो वो इसमें कोई लोकल कल्चर नहीं जड़ा हुआ था। और जो देवताओं वाले जितने धर्म थे मिस्र के या जरथुस्ट्र के, वो लोकल से जुड़े हुए थे, इसलिए वो इंडिया में अपनाने में दिक्कत क्या होता था कि उसको भी अपनाना पड़ेगा। तो आप जो इस्लाम का मेन कैरेक्टर था कि इसमें फॉर्म वॉर्म नहीं था, तो इंडियन भी अपना लिया तो उसको अरबी अपनाना जरूरी नहीं था। तो मेरा ये कहना था कि ये नया डेवलपमेंट है कि अशराफ उसमें थोप रहा है, लेकिन इस्लाम अगर ऐसा होता तो फैलता ही नहीं पूरे विश्व में, अफ्रीका से लेकर इंडिया तक। तो अर्बनाइजेशन करना बड़ा प्रतिक्रांति किस्म का है, रिएक्शनरी है कि और तुम पीछे ले जा रहे हो। इस्लाम अपने जन्म के टाइम में जितना आगे था उससे भी उसको पीछे ला रहे हो, उसको लोकल धर्म बनाने पे तुम आमादा हो, उस टाइप से कर रहे हो। ये अच्छा, चीज वो फाकिर भाई इस पे तो बोलते कि इस्लाम इसलिए फैला क्योंकि यहाँ पे आक्रमणकारियों ने हमला किया और उन्होंने जबरदस्ती बनाया, मतलब ये तो जो डिट्रैक्टर है इस्लाम के, जो दुश्मन है इस्लाम से, जो घृणा करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि किसी भी चीज को, देखिए इस्लाम क्या है, एक कल्चरल चीज है। इतना तो बेसिक किसी को जानकारी होना चाहिए कि इस्लाम एक कल्चर का, धर्म वगैरह कल्चर का अंग होता है ना, इकोनॉमिक अंग नहीं, कल्चरल एक फेनोमेनन है। तो कल्चरल फेनोमेनन जैसा कि ग्रामसी वगैरह बोलता है, वो हेजोमनी से फैलता है, वर्चस्व की लड़ाई, वो डोमिनेंस की लड़ाई नहीं, जो डोमिनेंस की लड़ाई सेना से लड़ी जाती है, इससे लड़ी जाती है। एक हो सकता है कोई इसका इस्तेमाल करे, बाबर जैसा आदमी, गाजा का टाइटल, तो कोई इस्तेमाल कर रहा है, इसी से ये नहीं साबित हो जाता कि वो कल्चरल नहीं हो गया, ये इससे फैल गया। अब ऐसा अगर तलवार से फैला होता तो पूरा हिंदुस्तान आज मुसलमान होता, इससे नहीं। एक कल्चरल चीज कल्चरल अपील से फैलता है, उसमें कल्चरल ऐसा गुण होना चाहिए, जो अभी मैं बता रहा था कि इसमें ये इतना फॉर्मलेस था, इग्लिटेरियन था, बराबरी की बात थी, और कोई आपको इसके लिए अरब उरब मानने की जरूरत ही नहीं था। आप किसी भी भाषा में अल्लाह को याद कर सकते थे, और अरबी उर्बी जो रिडूमेंट्री नहीं भी, आज भी मैं बता दूं कि कहीं कुरान में नहीं लिखा है कि अरबी में नमाज पढ़ेंगे तभी। अल्लाह कौन सा भाषा नहीं जानता है, इस तरह का फिलॉसफी है। और कैसा भी, हजरत बिलाल का किस्सा तो इसी पे जोर डालता है कि कैसा भी उच्चारण कर दो भैया, कोई इसमें तलफ्फुज और किरात की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा किस्सा है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का, इसके बावजूद ये तो बेस इसीलिए इतना फैला ही कि इसमें कोई ऐसा रोक टोक नहीं का। अगर अर्बनाइजेशन, हाँ, लेकिन जो स्वार्थी तत्व होते हैं तो हमेशा धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। भगत सिंह भी बोलते थे कि धर्म को जन्म नहीं देते, लेकिन धर्म का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ये दोनों में अंतर करना सीखिए कि धर्म का जन्म किसी और कारण से होता है, लेकिन इस्तेमाल कोई कर सकता है अपने हितों के लिए। तो अक्सर शासकों ने इसको अपने कल्चर को थोपने के लिए इस्तेमाल किया।
जैसे अकबर, आप देखिए ना, अकबर भी मुसलमान था और वहां कश्मीर के यूसुफ शाह चक जो शासक थे, दोनों लड़ गए। अब इसके लड़ाई को कैसे समझिएगा, लोधी और बाबर के लड़ाई को कैसे समझिएगा अगर इस्लाम को तलवार से जोड़ते हैं? तो ये फालतू की बातें हैं ये। इसलिए वो लड़ाई क्या था, स्थानीय आदमी था, यूसुफ शाह चक अकबर था, तो अकबर ने अरब के कल्चर को थोपा कश्मीर का, और वहां का जो नेटिव शासक था वो भी मुसलमान था देखिए, लेकिन वो लोकल अपना इस्लाम चालू किए हुए था कश्मीरी टाइप का, और ये अकबर जाके वहां अरबी वाला थोपा। तो अगर इस्लाम का ये इनहेरेंट पार्ट होता तो यूसुफ शाह चक भी अपना थोपता, चक डायनेस्टी वाला नहीं थोपा, लोकल कश्मीरी बना रहा। यहाँ तक कि जब उसको कश्मीर में निर्वासन तड़ीपार कर दिया गया यूसुफ शाह चक को अकबर द्वारा, तो वहां उसने उसका नाम क्या रखा, इस्लाम चक रख सकता था, यूसुफ चक रख सकता था, उसका नाम उसने रखा कश्मीर चक, यानी उसके लिए अपना लोकल पहचान इंपॉर्टेंट था, कश्मीरी होना इंपॉर्टेंट था। तो ये एक पसमानदा के लिए भी अपना लोकल पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फैयाज भाई, अब देखिए 1 घंटा हो गया, अब एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और। हासिम बिहारी का भी नाम हासिम बिहारी है। जी जी जी, उन्होंने अपना नाम हासिम बिहारी रखा। फैयाज भाई, आप ये कहते हैं कि अशराफ हमको निगलेक्ट कर रहा है, मतलब कि चुप्पी साधे हुए। इस पे एक साहब ने मुझसे कहा कि अशराफ अगर नहीं बोल रहा है आपकी किसी बात पे, पसमानदा मुद्दे पर, तो आप कहेंगे चुप्पी साधे हुए निगलेक्ट कर रहा है। अब बोलना शुरू कर रहे हैं तो फिर कहेंगे कि वो हमारे मुद्दे को कॉलोनाइज कर रहा है, ठीक है, पूरे आंदोलन को सिमुलेट कर रहा है, अपने में समाने की कोशिश कर रहा है। तो अशराफ तो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है कि हम करें क्या फिर, अगर नहीं बोल रहे हैं या चुपचाप बैठे हुए हैं तो फिर ये हो रहा है कि हमको निगलेक्ट किए जा रहे हैं, अब बोल रहे हैं तो कह रहे कॉलोनाइज कर रहे हो। अशराफ सबसे पहले ये काम करे, सारे उलमा इकट्ठा होकर कहें कि इस्लाम में भेदभाव छुआछूत नहीं है, सारे मुसलमान बराबर है, ये ऐलान कर दे बस। असल में देखिए, इतना काम कर दे आप, और ये मैं पसमानदा नहीं, और ये कह दे, और सुन लीजिए, और ये कह दे कि आखिरी खुतबा को हम मानने, और फिर कह दे, और कल उसी स्टेज पे बैठ के अमल में फिर ले आए कि सारे मुसलमान नट, धोबी, हलालकोर, मेहतर, भंगी, महावत, कंजर जो टेंट में रह रहे सब हमारे भाई बोलते तो है ना, मतलब आप किसी से पूछ, मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं, ये पर्सनल मीटिंग बोलते हैं, इनके मंच पे बैठा के बुलवा दीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ किताब जलवा दीजिए, मजमू कानून इस्लामी, जिसमें लिखा है कि इससे उससे शादी नहीं हो सकती है। वो क्या नाम, औरंगजेब जो लिखा था उसका, औरंगजेब के नाम से जो अशराफ उलमा ने फतवा आलमगीरी, उसको जला दीजिए, हिदाया जला दीजिए, फिर कहिए कि हम मोहम्मद के मानने वाले हैं, हम मोहम्मद के आखिरी खुतबे को मानने वाले हैं, इस्लाम में कुछ सारी बराबर है, जिसने कलमा पढ़ लिया वो सातों जमीन और सातों आसमान से ऊपर है। जमात में ले जाने खूब समझाया है सब कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो सातों जमीन सातों आसमान से अफजल है। अरे तो उसको तुमने रजील क्यों कह दिया? या तो तुम देखिए, मेरा एक लाइन है, इस्लाम पे, अल्लाह के रसूल पे सबसे ज्यादा जुल्म अगर किसी ने किया है तो ये अशराफ उलमा है, ये अशराफ लीडरान है, अशराफ बादशाह है, और ये सच है और ये साबित हो चुका है। ये जो कह रहे हैं ना, ये जो है इस्लाम से सिर्फ खेल किया है, आज भी इस्लाम का खेल कर, इसीलिए मुझे इस्लाम पे लिखने की जरूरत पड़ गई, और मेरा आर्टिकल जो इस्लामी समता सच के आईने में जो पढ़ लेगा, जो पसमानदा, वो इनका सारा भेद समझ जाएगा। ये बात सुने, ये आगरा और दिल्ली में बैठ के हुकूमत करते थे, पूरे आगरा दिल्ली को मुसलमान नहीं बना पाए, चरित्र नहीं था इनका। जो जबरदस्ती में जो है शासक और का धर्म परिवर्तन एक अलग चीज है, जो शासित था उसका धर्म परिवर्तन एक अलग चीज है, पहली चीज। और हाँ, सवाल वो फिर से कही, मैं थोड़ा सा भूल गया सवाल क्या था। हाँ, वो जो कि वो ये कह रहे हैं अशराफ जो, हाँ वो बोल नहीं रहे, मैं समझ गया, मुझे याद है कि वो ये कह रहे हैं कि करें क्या फिर, मतलब कि अगर हम वो चुप है तो निगलेक्ट करने का आरोप है, अब बोल रहे हैं तो कॉलोनाइज करने के हमने तो कह दिया ना कि बैठ के ऐलान कर दे, सामाजिक न्याय को स्थापित करते, जो अल्लाह के रसूल ने बिलाल को जो मकाम दिया वो पसमानदा को दे दे, काले कलूटा ना देखे, गोर साथ आना चाह रहे हैं आप, जैसे वो कह रहे कि अरे कहाँ आना चाह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठा है जो ऐसा बोल रहा है, कहाँ साथ आना चाह रहे हैं? कितने पसमानदा कार्यकर्ताओं को बुला के इन्होंने कहा कि भाई हम मान रहे हैं कि आपके साथ जुल्म हुआ है? कहाँ अखबार में, कोई अखबार की कटिंग दिखा दीजिए, कोई वीडियो दिखा दीजिए इनका, ये खाली कमरा में बैठ के मुर्गी के दरबार में कि नहीं नहीं आप हमारे भाई हैं, आप बाबरा का हम सैयद हैं, वो आले रसूल जो भाजपा में बैठे हुए उनसे नहीं। मैं यहाँ दो बातें कर रहा हूँ, मैं फाकिर साहब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये जो आज आप सवाल कर रहे थे कि वो
एक मैं बात पहले कहना चाहिए, फाकिर साहब ने देखिए जो पसमानदा इस्लाम की व्याख्या की, मैंने बहुत इस्लाम पे किताबें पढ़ी हैं, अल्लाह का शुक्र है, अभी भी मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं पढ़ता लिखता आदमी। आज से एक टर्म आप लोग याद कर लीजिए, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो मैंने एक आदमी का जवाब दिया, कहता कि मार साहब का लड़का बहुत ढेर पढ़ा लिखा बा, ऐसे बात कर रहा था। तो हमने कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं पढ़ता लिखता आदमी हूँ। कश्मीर इशू पे बहस हो रही थी, फाकिर साहब ने जो इतना बेहतरीन, मैंने बहुत इस्लाम की किताबें पढ़ी है, जिस हिसाब से उन्होंने इस्लाम के प्रोपेगेशन के, इस्लाम के प्रसार को डिफाइन किया है, बड़े से बड़ा आलिम, अशराफ आलिम की किताबें हमने पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है। आज तक ये बात किसी ने खोल के नहीं बताई थी कि इस्लाम का प्रचार प्रसार का मेन वजह क्या थी, जो इन्होंने बताया कि सबको समा लेने को, जो कल्चर की जो इन्होंने बताया, और यही पसमानदा व्याख्या है। यही अशराफ उलमा को ये बात गल नहीं रही है कि ये जिस पे हम बैठ के, जिससे हम पैर दबवाते थे, जिसको बेते बोलते थे, जिसे हम घोड़ा धुलवाते थे, जिसे हम कपड़ा बुनवाते थे, वो बैठ के इस्लाम की व्याख्या कर रहा है हमारे सामने। ये इनको पच नहीं रहा है। ये पूरा का पूरा शेरवानी नहीं, ये सामंतवाद का प्रतीक है। पूरे दिमाग में इनके बादशाहत घुसी हुई है। वो इस देश के अंदर ये बादशाहत हम निकाल के फेंक देंगे इनका। अच्छा भाई, मतलब वो उनको बताइए कि जो ये कह रहे हैं हम आपके साथ आना चाह रहे हैं, वो क्या करें? वो अशराफ हैं, सैयद हैं, वो आपके साथ आना चाह, वो क्या करें ये बताइए। देखिए, सैयद साहब से कह दीजिए कि पहले जाएं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अपने सैयदों के बीच में जाएं जो प्रोमिनेंट हैं, भाजपा से लेके जमातुल उलमा से लेके तबलीगी जमात से लेके वो ऑल इंडिया मजलिस से मुसावरत से लेके जितने इनके संगठन सब में यही बैठे हुए, उनके पास जाएं, कहीं कि ऐसा है भाईजान, बड़ा आप लोगों ने जुल्म किया है, चलिए हम लोग पसमानदा को सामाजिक न्याय देते हैं। मुस्लिम पर्सनल में 200 मेंबर है, सही 150 मेंबर उनको बना देते हैं। आलिम उनके पास भी कम नहीं है, हम खाली मऊ से इतने आलिम दे देंगे कि हमारे मऊ के एक पसमानदा आलिम का मुकाबला इनका बड़े से बड़ा असर का। एक बात याद आ गई, अब मैं कह दूं, ये जो है शिया सुन्नी का लिबादा उड़े रहते। एक बात याद है, कह दूं, ये नदवा का जो मौलाना था, बहुत बड़ा, क्या नाम है उनका, अली मियां नदवी, ये सब अशराफ चरित्र हैं। उनपे भी मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है, जिस दिन मूड में आएगा पूरा करके पब्लिश हो जाएगी। इन्होंने एक किताब लिखा है, वो उस पे अली रज़ियल्लाहु पे, उस किताब का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उस किताब का आप हटा दीजिए, राइटर कौन है, पढ़ने के बाद आप सीधा कहेंगे किसी शिया आलिम का लिखा हुआ किताब। यानी खाली अली की बड़प्पन, नस्ल और ये वो, एकदम जैसे वो कहते हैं पूरा एकदम सैयदवाद से बड़ा किताब। इसका जवाब देवबंद के ज़ैनुल इस्लाम, ये क्या नाम है, पसमानदा आलिम है मऊ से, उन्होंने लिखा है मुहासबे अली अल मुर्तजा नाम है उस किताब का। बायोग्राफी लिखने का बड़ा बड़ा किला काटे हुआ था अली में नदवी को, बायोग्राफी लिखा है इन्होंने, झूठ झूठ लिखा है उसमें सब में। बहरहाल, तो चूंकि मैं देवबंदी बैकग्राउंड से रहा, तो इन लोगों को खूब पढ़ा है बचपन से। हमारे हर घर के ताखे में देवबंदियों की किताब मिलेगी आपको, अशरफ अली थानवी की किताब मिलेगी। बहरहाल, मुहासबे अल मुर्तजा लिखा है एक पसमानदा आलिम, वो भी उसी मसलक का है, नदवी देवबंदी, वो भी उस किताब के बारे में कोई नहीं जानता, और पूरा चीड़ फाड़ के रख दिया है उन्होंने। और वो पसमानदा जवाब था, वही पसमानदा व्याख्या की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास मौलाना हबीबुर रहमान आजमी से लेके मौलाना मसूद अहमद फलारी और डॉक्टर अब्दुल हक कासमी तक की एक सिलसिला आ रहा है पसमानदा उलमा का, और इस आंदोलन में पसमानदा उलमा धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। और जैसे आंदोलन अशराफ गुलामी से जनरल पीपल को हम निकाल रहे हैं, उसी तरह से अशराफ उलमा गुलामी से पसमानदा उलमा भी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और मसूद आलम फलाही ने जो किताब लिखी, मौलाना हबीबुर रहमान साहब आजमी ने बहुत पहले किताब लिखी थी, उनके उस लिखने के 70 साल के बाद वो किताब छपी है। जो भाई साहब कह रहे हैं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, उनसे जाके पूछे, मुफ्ती शफी उस्मानी पाकिस्तान का हीरो है, यहाँ का भी हीरो है। शब्बीर उस्मानी वहां का भी हीरो है, यहाँ का भी हीरो है। वहां भी जमीयतुल उलमा चल रही है, यहाँ भी जमीयतुल उलमा चल रही है। यहाँ ये राष्ट्रवाद का लिबास ओढ़े हुए हैं। दो बड़े संगठन है अशराफों के, एक जमीयतुल उलमा हिंद जो राष्ट्रवाद का चादर ओढ़े हुए है, और एक जो है तबलीगी जमात जो अध्यात्म का चादर ओढ़े। सूफीज्म का रीस्टेब्लिशमेंट है, ये सूफीज्म अध्यात्म का शासन की परिकल्पना थी, उसी तरह से ये तबलीगी जमात अध्यात्म का चादर ओढ़े हुए। इसीलिए देखिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो जाके मना रहे हैं भाईजान को, भाईजान मुंह फुलाए हुए हैं, कोरोना हमसे फैला दे, आपने कह दिया। बताइए, एक थानेदार को जाके गिरफ्तार करना चाहिए, अजीत डोभाल जा रहे हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण, अशराफ तुष्टिकरण की हद है इस देश के अंदर। इनका सेकुलरिज्म सारा है कि अशराफ की बिरयानी से भरे हुए पेट को फिरनी, जर्दा और शाही टुकड़ा खिलाना, ये सेकुलरिज्म है इस देश का। हम इस सेकुलरिज्म को नकारते हैं जी। हाँ, फाकिर भाई कुछ कह रहे थे। हम दो बातें, आप बोलिए। मैं आपसे एक सवाल साथ में पूछ ही लेता हूँ कि बोला जाता है ना कि सब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्कोर्स, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि
पसमादा को पसमादा बनाए रखने का पूरा डिस्कोर्स ही खोल रखा गया कि सब्जेक्ट को बता दिया तुम पसमादा रहो, है ना। ये भी आरोप लगाया था कि आप लोग जबरदस्ती जो है उनको नीचता का एहसास दिला रहे हैं। ये बोला जाता है हम लोगों से कि आप लोग जो एहसास कमतरी में क्यों लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये भी एक सवाल जोड़ दिया। बाकी आप अपने सवाल दो बात कहिए जो आप कह रहे थे, फिर ये हाँ, दो बात मैं ये कहना चाहता था कि लेलिन भाई तो शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो एक इनका वो शिक्षा शास्त्र आता है पाउले फ्रीरे का, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, उत्पीड़ितों का उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र अलग है। उसी तरह इस्लाम ऑफ ऑप्रेस्ड एक हम लोगों का इस्लाम अलग है। तो उसके हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने लिखा है पाउले फ्रीरे साहब ने कि वो विश्वास करते हैं कि वो बहुत निगेटिव नहीं है कि ऑपरेसर जो आदमी ऑपरेसर है यानी अशरफ है उसका भी कोई आदमी मुक्त होना चाहता है तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने शर्त रखी है कि तुमको ऑपरेस के तुमको लीडर नहीं बनना होगा, फॉलोअर बनना होगा जो नीचे है। तो वही शर्त मैं फ्रीरे साहब से सहमत हूँ, उसी शर्त पे कोई अशराफ आना चाहते हैं तो हमारे साथ आ सकता है। वो शर्तें ये हैं कि उसको लीडर हमारा नहीं बनना होगा, फॉलोवर बनना होगा, साथी बनना होगा। सेकंड, अब तुम आई हो तो क्या आई हो, उसको अभी बोले कि उर्दू पढ़ो नहीं, जब टाइम है उस टाइम में आना होगा कि किसी चीज का कि भाई जब उर्दू का महत्व था उस टाइम में तुम हमको उर्दू का पद देते, अब क्या उर्दू जब गरीब हो गई तो बोलो तुम उर्दू का आगे सेवा करो। तो एक टाइमली देना होगा। थर्ड चीज में जो कहना चाहता हूं कि न सिर्फ पसमानदा के बारे में उसको लिखना या बात करना होगा, पसमानदा के बारे में पसमानदा के नजरिए से बात करना होगा। जिस तरह शराफ चाहता है कि पसमानदा बोले तो उसी की जुबान बोले, तो एक पसमानदा यानी फैजी साहब भी तो चाहेंगे जिसको पोलिमिक्स की लड़ाई कहते हैं कि तुम बोलो तो हमारी जुबान बोलो, हमारे नजरिए से बोलो, तब तुम अपना दोस्त समझेंगे। तो बोलना काफी नहीं है, वो हमारे नजरिए से बोले। अब रह गई आपके सवाल की बात, तो इसके बारे में चर्चा पहले भी हो चुकी है डिस्कोर्स वगैरह का, तो ये बहुत पुराना सवाल हो चुका। मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जन्म ही ये जो बराबर वाला मुख्य धारा में शामिल हो जाए उसके बाद हुआ, जब लगा कि वो पॉलिटिक्स फेल हो गई, मुख्य इंटरग्रेशन की पॉलिटिक्स उसको बोलते हैं कि जो पिछड़ गए उनको भी मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाए, वो पॉलिटिक्स फेल हो गई है। ऐसा महसूस किया गया कि अब इतना ऐतिहासिक लंबा दौर गुजर चुका है कि ये पहचान ठोस हो चुका है, जैसे इवोल्यूशन होता है। तो अब इतना इवोल्यूशन हो गया मनुष्य का कि इवोल्यूशन होना बंद हो गया ना, तो इतिहास का भी एक क्लोजर पॉइंट होता है। तो ये पहचान क्लोज सॉलिडिफाई हो चुकी है। अब इसको मुख्य धारा में मिलाने उलाने का बात करना बेमानी वाली बात हो गई है। ये पॉलिटिक्स जो था इनका ना मानवतावाद का कि शामिल हो जाओ और ये सब, वो उसका दौर वो पुराने जमाने में जा रहे हैं, जबकि बात बहुत आगे आ गई। अब तो हम लोग डिफरेंट होने के लिए तुमसे अलग है इसके लिए, और अलग होते हुए भी अस्तित्व को एग्जिस्टेंस कि हम लोग एक साथ जी सके। हम लोग नहीं बोलते हैं कि एक आदमी दूसरे की हत्या कर दे, लेकिन पसमानदा का इतिहास कल्चर सब कुछ अलग है, जिसकी बात फैजी साहब बार बार करते हैं। क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हैं, हमारा कल्चर ही अलग है, इतिहास ही अलग है। आज के बाद कोई बोले ये उतना ही अलग हो चुका है जितना बायोलॉजिकल लेवल पर अलग एक आदमी हो जाता है। अब कोई बोले कि भाई तुम फेमिनिस्ट नारीवादी लोगों को तुम मर्द हो जाओ, तो होना संभव है क्या? तो उसी तरह इसी को मैं बोला कि इसी सवाल को थोड़ा और साफ कर दूं। वो कहा जाता है कि पहचान की राजनीति विक्टिमहुड की राजनीति है। तो आप पूरे इतने बड़े समाज को विक्टिमहुड में डाल के निराशावादी बना रहे हैं, ठीक है, ये मतलब बोला जाता है। और विक्टिमहुड की राजनीति है तो फिर आप जबरदस्ती एक जो है एक विलन भी बना रहे हैं, पूरे एक तबके को विलन बना दिया है पूरी तरीके से। और इसका अंत जो है टकराव के रूप में सामने आएगा। अगर मतलब ये टकराव अगर वैचारिक नहीं हुआ, वैचारिक से होते होते कहीं ये जो है फिजिकल फॉर्म में ना आ जाए, मतलब हिंसा ना हो जाए, तो इसके लिए जिम्मेदार आप ही लोग हैं, हमको बोला जाता है ये बात। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पूछ लूं। मेरे हिसाब से ये एक हाइपोथेटिकल या काल्पनिक सवाल है, ऐसा संभव नहीं है। मनोविज्ञान का भी कुछ नियम होता है कि जैसा परिवेश होता है, तो चूंकि एक खटने वाला आदमी, ये मनोविज्ञान किसी भी आप साइकोलॉजी का किताब साइंटिफिक वाला, ये बाबा लोग वाला साइकोलॉजी नहीं, जो को साइंटिफिक है, जो वैज्ञानिक है, जो पढ़ाई होता है वो वाला साइंस जब उठा के आप देखेंगे तो उसमें एक चीज दिया हुआ है कि खटने वाला आदमी, आपने कभी देखा
कि कोई आदमी, मजदूर आदमी बहुत डिप्रेस्ड हो गया, नहीं होता। क्यों? जब आप खटते हैं ना, बल्कि चाइना में माओ से तुंग ने जब रेवोल्यूशन किया तो सारे लोगों को खटने में लगा दिया कि दिमाग सुधर जाएगा। तो खटने से, काम करने से, तो पसमानदा चूंकि श्रमिक काम करने वाली जाति रही है, तो उसमें इस तरह का निगेटिव ख्याल आता ही नहीं। सबूत के तौर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना, यादें आंसू ढांसू, जितना गाली बुली, सब अशराफ थे। इस तरह के फालतू चीज लिखने वाले, रोने गाने वाले, आत्महत्या करने वाले की गाली, गम और भी है तो फलाना है, फैज अहमद, दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, ये सब फालतू बात। पसमानदा तो ऐसा है कि काम करते हुए प्रेम करता है और प्रेम करते हुए काम करता है ना? तो ये पसमानदा का प्रेम का कंसेप्ट, जो भी पसमानदा कवि हैं, फैजी साहब, मैं, हम लोग थोड़ा बहुत कविता आप भी लिखते हैं। जी जी फाकिर भाई, कांचे लगे इस पे लिखते हैं कि जो गीत है, जो कविता है, वो दरअसल काम से जोड़ती है कामगारों को। जी जी जी, वो बिल्कुल, काम बिल्कुल, करते बिल्कुल। हुए वो गाते, तो उनकी जो कविता होती है वो रचनात्मक होती है, मतलब वो जी उनके जी जी, अपने हाँ। काम से जुड़े, अपने जीवन से जुड़ी। ठीक है, फैयाज भाई, आपसे कुछ सवाल भी आ रहे हैं, और ये पहले सवाल ही पूछ लेता हूँ। ये फजल अंसारी साहब लिख रहे हैं कि क्या यह कह सकते हैं कि 19वीं सदी के अशराफ मौलाना का आंदोलन अशराफ वर्चस्व को स्थापित करना था? हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी भी है वो उसी वक्त नहीं, आज भी है। जमात उलमा है, तबलीगी जमात है, जितने अशराफ उलमा इतिमा खोले, ढोला डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाए हैं, सब अशराफ के सत्ता वर्चस्व के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसीलिए हर जगह पाए जाते हैं। एड्स के वायरस होते हैं, मतलब ये तुरंत शक्ल बदल लेते हैं। जैसे आप अभी, जैसे कम्युनल अशराफ उलमा पे जब आप, कम्युनल अशराफ पे जब आप हमला करेंगे, उसके लिए जब आप वायरस, एंटी वायरस बना लेंगे या एंटी कोई वैक्सीन बनाएंगे, तो वहां जाते जाते वो तुरंत अपना खोल बदल के भाजपा में घुस जाएगा, सैयद का लिबास पहन के। तो आप वो शिया का, तो आप कहेंगे अरे भाजपा में भी तो है से, अरे वो शिया होते हैं, मुसलमान कहाँ होते हैं? आप पसमानदा खुश हो जाते, हाँ वो कहाँ मुसलमान होते हैं, मुसलमान तो हम होते हैं। तो ये सब खोल बदल के, ये इतनी एड्स का वायरस, मैं कहता हूँ अशराफ को, एड्स पे वैक्सीन क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि वो इम्यून सिस्टम का काम होता है, थोड़ा सा एक सेकंड, मैं 30 सेकंड लेता हूँ। इम्यून सिस्टम का जो काम होता है, वो उसके खिलाफ जो एंटीबायोटिक तैयार करते, उसी शक्ल की तैयार करते, उसी शेप की, और उसको इंगल्फ कर लेता है, खा लेता है। लेकिन एड्स का वायरस इतनी तेजी से अपना रूप बदलता है कि उतनी तेजी से शरीर का इम्यून सिस्टम एंटीबायोटिक उस शक्ल की बना नहीं पाता है। आप समझ रहे हैं? तो पसमानदा आंदोलन, इसीलिए अशराफ जो है अभी तक सत्ता वर्चस्व, ये मुस्लिम नाम पे तुष्टिकरण करा रहा है। पाकिस्तान भी ले लिया, इसको कश्मीर भी चाहिए, भाजपा में भी मंत्री बना हुआ है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में हल्ला, पसमानदा चायखाने में बैठ के पसमानदा को काम पे लगा देता है। कोई मुस्लिम मंत्री नहीं हुआ, कोई मुस्लिम मंत्री ने, चायखाने में पसमानदा बात कर रहा है, गवर्नमेंट की निगाह पे वो आ रहा है, मंत्री सैयद साहब बन गए। बिहार में भी आजकल यही तितिमा फैलाया जा रहा है कि किसी को मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया गया है। अब बनेगा कौन? अशराफ बनेगा। पसमानदा भी इस काम में लग गया है। तो हम लोग जन जागरूकता का चला रहे हैं, तो अच्छा, एक अवेयरनेस है जी। आपका एक सवाल छूट जाएगा। ये भी आरोप है, और कुछ पसमानदा कार्यकर्ताओं की आरोप है, कि आप भाजपा को क्लीन चिट दे देते हैं। भाजपा पर भी तो कुछ इल्जाम जाएगा ना कि वो लगातार टारगेट थोड़ा सा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा थोड़ा सा ये लोग पढ़ते लिखते नहीं। उसमें भाजपा में जो आले रसूल अहले बैत, तो उनसे नहीं पूछते हैं क्यों क्लीन चिट दिया हुआ है। सारे अशराफ सैयद सारे बैठाइए, चाहे जिस मसलक का हो, चाहे जिस विचारधारा का हो, कहो कि भाजपा के सैयदों को एक तरफ से गलियाना शुरू करें, कहे कि सब गलत कर रहे हैं। आले रसूल हैं, अहले बैत हैं, उनसे आप सवाल नहीं पूछ रहे। जो भाजपा में घुस के सत्ता वर्चस्व पर, हमारे पास, हमको भाजपा ने क्या दिया है कि हम क्लीन चिट देंगे? हम होते कौन है क्लीन चिट देने वाले? और क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि बैठा हूं एकदम जामा मस्जिद पे ऐसे बैठ के क्लीन चिट, बीजेपी को वोट देना, ये सब काम अशराफ करता है। कभी सपा को क्लीन चिट देगा, कभी बसपा को क्लीन चिट देगा, कभी उसको क्लीन चिट देगा। सवाल पूछने वाले भी दिमाग इन सबों का पता नहीं कहा रहता। कुछ पढ़ते लिखते भी है कि भैया साहब क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे क्या मैं वहां बैठा हूँ क्या जमात उलमा हिंद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर के चेयरमैन पे क्लीन चिट दे रहा हूं मैं? भाई देखिए, हमने कहा कि देखिए, मैं इस पे कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी जितनी भी है, हम सारी पार्टियों से भागीदारी की बात कर रहे हैं, राजनीतिक भागीदारी पे। और हमारा ये भी मानना है कि अगर भाजपा भागीदारी देगी तो भाजपा में जाएंगे। अरे लेकिन अगर भाजपा हमको मंत्री बनाती है, हम मंत्री बनेंगे। सुनिए सर, इस पे कहा जा रहा है कि अगर भाजपा की दी हुई जन्नत भी हम कबूल नहीं करेंगे, ऐसे मतलब फेसबुक पोस्ट आ रहे हैं। देखिए अशराफ उसी में फंसाता है ना, वो जाल रखे है इस्लाम और मजहब के नाम पे। जैसे फाकिर साहब ने कहा कि शासक और मजहब का इस्तेमाल करता है,
इतना खूबसूरत इस्लाम धर्म है, उसको एकदम इन सबों ने मटियामेट कर दिया अशराफ उलमा ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस्लाम पे सबसे ज्यादा जुल्म अशराफ उलमा ने किया है। इतना खराब कर दिया इस्लाम की शक्ल कि आप पसमानदा ढूंढे उसको नहीं मिलता। वो तो पसमानदा पढ़ लिख गया है जज्बाती एतबार से। भारत का जो भारतीय जो जनमानस होता है बहुत आध्यात्मिक होता है, इसका चरित्र है आध्यात्मिक, चाहे जिस, इसीलिए यहाँ पे हर मजहब धर्म जाति फलती, जाति नहीं, धर्म जो है, मजहब जो है, विचारधारा ये फलती फूलती है। तो इस तरह की बात नहीं है, ये थोड़ा सा स्टडी करेंगे समझेंगे। देखिए इस तरह के अशराफ लोकेशन से और जो पसमानदा अशराफ एजेंटों की तरफ से इस तरह के सवाल आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए, आंदोलनकारियों को दिग्भ्रमित करने के लिए, और पसमानदा समाज जो आजादी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है उसको वापस गुलामी की तरफ वो मजहब लेके आ रहा है। असल में सर आपसे सवाल इसलिए आ रहा है कि आप लगातार ऐसे संगठनों के चैनल पे जा रहे हैं जो वो कह लेते, मैं खुल के बोल रहा हूँ, वो सांप्रदायिक संगठन, बहुत सांप्रदायिक संगठन है। आप उसमें लगातार जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबको डर है कि ये पूरे आंदोलन को ही ये जो है भाजपाई बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अपने किसी तरीके कोई भला होगा या उनकी कोई डील हुई होगी जिसके लिए ये काम कर रहे हैं। मतलब मैं खुल के चलिए इसमें इस सवाल को, इसमें एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, लगातार मेरे से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे लग रहा है कि पसमानदा आंदोलन अब इस पोजीशन में आ गया है, क्लीन चिट देने की पोजीशन में, मंच बनाने की पोजीशन में, मतलब वो मान के चल रहे हैं कि अब हम इस लायक हो गए कि कुछ अपने से कर लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि मैं जो है भाजपाई चैनल पे जाके बैठ रहा हूँ, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठा लीजिए ना, वहां बैठाइए, देखिए एकदम बढ़िया शेरवानी टोपी भी रखा हूं मैं, तुर्की टोपी पहन के जाऊंगा इंशाल्लाह। जिस दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बुला के बगल में बैठा ले राबे हसन नदवी, कहे आइए फैयाज साहब बैठिए, हाँ कहिए क्या दर्द है आपको। आपके जो सेकुलर चैनल है वो बुला ले हमको। भाई देखिए एक गरीब आदमी है, भूखा है, दरवाजे दरवाजे, उसको क्या पता है कि अंदर भाजपाई का है कि मुस्लिम है कि जो राइट विंग है कि सेकुलर है कि लेफ्ट है कि राइट है कि सेंटर। जहां से उसको खाना मिलेगा वो लेकर अपना पेट भरेगा, जब जिंदा हो जाएगा तब सोचेगा अगर इस दरवाजे से खाना नहीं लेना चाहिए थे तो बहुत हरामी है, इस दरवाजे से नहीं लेना चाहिए थे तो फलनवा है ढकनवा है। यहाँ तो हम जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब, हमारे दुख, हम अपना दुख दर्द रो रहे हैं, हमारा दुख दर्द रोना इनको इतना खराब लग रहा है कि उनके दरवाजे पे जाके रो रहा है। अबे तुम अपने दरवाजे पे क्यों हमको मार रहे हो? तुम, ये अभी आपने एक सवाल पूछा था पाकिर साहब से कि क्लैश हो जाएगा तो हम मार काट मचा देंगे, हैं भविष्य में क्या होगा हाइपोथेटिकल, उसका जवाब आज ही हमसे चाह रहे हैं। ये जो पूरे सदियों से 1400 साल तक जुल्म हमारे ऊपर कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं देंगे, ये बच जाएंगे, टेटुआ निकाल लिया जाएगा, पसमानदा आंदोलन ये जो घेंगेटी खींच लेगा इनकी। अब हम बहुत तैयार हो चुके हैं, ये पहले जाके पूछे जिनको बहुत दर्द हो रहा है, हाइपोथेटिकल सवाल कर रहे हैं कि ये क्लैश हो जाएगा तो बंटवारा हो जाएगा तो मार धाड़ हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। अब जो हुआ है, अकबर ने साफ ऑर्डर दिया था कि मछुआरे को और कसाईयों को बस्ती से दूर, इनसे जो मेल जोल रखे उस पर जुर्माना लगेगा। सजाएं थी अकबर ने ऐसे दी थी, सजाए कि मतलब नीच जात का जो होगा तो उस पर वो गुनाह करता तो उस पर ज्यादा पैसा जुर्माना लिया जाएगा। तमाशा बना के रखा हुआ आपने। रजालत टैक्स तो 1936 तक चला ना सर जी, जो भी, और रजालत टैक्स के लिए तो बकायदा वो लड़ाई हुई है, इस पे बात नहीं करते। हम भविष्य में जाके इनके मारने लगेंगे, क्लैश हो जाएगा, हमारी औकात है मारने की भाई साहब? हम तो अपने बच्चे को नहीं पाल पाते हैं, हम अपना दुख दर्द रो रहे हैं भाई साहब, इनको बड़ा खराब लग रहा है, फलाने के दरवाजे पे जाके क्यों रो रहे हैं? अबे तुम मारोगे तो हम फलाने के यहाँ तो जाएंगे। अरे तो सर आपके अपने संगठन से भी आवाज उठने लगती है ना कि वहां पे जा रहे हैं। देखिए संगठन का क्या मसला है, कई विचारधारा के लोग रहते हैं, सारे हमारे साथी हैं, वो आपस में बैठ के हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो है ये अशराफ की तरफ से, अशराफ एजेंटों की तरफ से जो संगठन में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन, हम पसमानदा आंदोलनकारी हैं और कभी घर में से बाहर निकल के 8-10 मीटिंग नहीं किए होंगे। अच्छा, एक चीज बात ऐसे करते हैं जी। मैं एक चीज और देखा हूँ, ये मैं व्यक्तिगत मेरा है। देखिए इसका मैं सवाल कर नहीं, मेरी बात ये, इनका जितने इस तरह के सवाल करते हैं कि मैं जो है मैं आंदोलन को भाजपाई बना दे रहा हूँ, भाजपा चैनलों पे जा रहा हूँ, वो सेकुलर चैनल पे हमको जगह दिला दे, हम वहां जाना बंद कर दे। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हमको कुर्सी दिलवा दे, जमातुल उलमा हिंद में हमको बैठवा दे कि हाँ आइए पसमानदा का पक्ष रखिए। इनकी औकात नहीं है हमसे बात कर लेने की। किसी भी पसमानदा आंदोलनकारी से 15 साल का लड़का हमारा पसमानदा आंदोलनकारी, पसमानदा मुद्दे पे अरशद मदनी, महमूद मदनी, मौलाना बुखारी, जितने बड़े बड़े अशराफ के हैं, चाहे जिस विंग के हैं, उनकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं कि किसी पसमानदा के 15 साल के एक्टिविस्ट से बात कर ले। ये मेरा खुला चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से।
अगर उनकी एक चीज- औकात है तो हमारे बैठ के डिबेट कर। एक चीज और, राहिल हसी भाई ने बड़ा अच्छा एक सवाल किया था जब ये हो रहा था कि पसमानदा में और लोग जा रहे थे, तो पूछे थे कि कितने लोग हो पसमानदा में कि जो भाजपाई हो गए हो, 12-14 लोग, उसमें 4-5 लोग चले गए हो, 6-7 तो बचे हो तुम लोग। तो उसको कहने मैं जी जी उन्हीं की मजाहिया वाली बात से ही बात निकाल रहा हूँ। मैं ये गौर करता हूँ कि जो पसमानदा कार्यकर्ता जो जुड़े भी है वो अपने घर अपने भाइयों तक को नहीं जोड़ पाए हैं। मैं ये जी व्यक्तिगत है, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं इसलिए आपसे हम्म, पूछ रहा हूँ। हम्म मेरा अनुभव यही कि वो अपने परिवार में एक सदस्य नहीं जोड़ पाए हैं, वो समाज को कैसे फिर आप लोग जागरूक करेंगे? जी ठीक है, अच्छा आपकी बस फाकी भाई से पूछ लेते हैं, बहुत देर से फाकी भाई अब बस फाकी भाई हम्म, खत्म करें, 1.5 घंटा होने जा रहा है। फाकी भाई ये बताइए कि ये जो हाँ पहचान की राजनीति जो होती है बड़ी सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव होने के नाते वो थोड़ा सा भावुक भी होते हैं, जैसे अभी फैयाज भाई दिख रहे थे। ठीक है, तो वो जब ये होता है ना कि हाँ, जो ऑथेंटिक वॉइस को वही बोला जाता है, जो अनुभव कर रहा है उसी को सबसे आगे रखा जाए, है ना, बाकी सारी चीज पीछे रखी जाए। पहचान की राजनीति यही बोलती है ना कि औरत है तो औरत का मुद्दा रखें, ठीक है, हाँ, एलजीबीटी वाले अपना मुद्दा रखें, ठीक है। उसी तरह फैयाज भाई कह रहे हैं कि हम पसमानदा, हम अपना मुद्दा रखेंगे, ये सब्जेक्टिव चीज है। तो इससे लेकिन ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च है या ऑब्जेक्टिव साइंस है इससे प्रभावित नहीं होगी, मतलब एज ए रिसर्च स्कॉलर की तरीके से बात किया जाए कि अगर हम उनके सब्जेक्टिव को बहुत ज्यादा महत्व देंगे तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव अगर एनालिसिस करने में फिर हम ये हाँ, देखते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें मेरा ये कहना है कि जिस तरह की ऑब्जेक्टिविटी साइंस में पाई जाती है वैसी ऑब्जेक्टिविटी सोशल साइंस में जो रिसर्च जिसमें ये पहचान और ये कल्चरल और ये जो तहजीब और हमारे संस्कृति के मामले आते हैं वो नहीं आते हैं। सोशल साइंस में क्या होता है कि अब जैसे कि खुद इन लोगों ने जो एनसीईआरटी की किताब है हिस्ट्री की, उसका नाम रखा आवर पास्ट, बहुवचन में आवर पास्ट, यानी सबका इतिहास अलग है, औरतों के हिसाब से इतिहास अलग है। तो इसलिए सोशल साइंस में कोई एक आंसर नहीं हो सकता है। तो उसमें एक बहुत अच्छा मुहावरा बोला कि देयर कैन बी मेनी आंसर, स्टिल देयर इज ए रॉन्ग आंसर। फिर भी गलत आंसर होता है, बहुत सारे आंसर का मतलब नहीं कि गलत आंसर ही नहीं है। तो इस तरह का जो सवाल है कि ऑब्जेक्टिविटी का अच्छा होगा नहीं, और जैसा आप ही ने बोला कि भाई सब्जेक्ट भी डिस्कोर्स का ही उपज होता है। जब पसमानदा डिस्कोर्स है तो उसे एक पसमानदा नामक सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्ट का जन्म होगा ही। और सब्जेक्टिव होने का मतलब कि हर आदमी के लिए अलग अलग ऐसा नहीं है। आप फिर भी देखेंगे कि जितने भी पसमानदा सब्जेक्ट है सबका अपना एक नजरिया है, और वो नजरिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव कंडीशन अलग है। ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी सबका एक नहीं होता है ना। वस्तुनिष्ठ जो मटेरियल कंडीशन है, हम एक जुलाहे के घर से आ रहे हैं, एक कसाई के घर से आ रहे हैं, तो मेरी आर्थिक संस्कृति सब कुछ अलग अलग है। जैसे एक अशरफ है तो उसके घर का, उसकी माँ अम्मा और उसकी टीचर एक तरह की रहते हैं, एक ही जुबान बोलती है। हमारी अम्मा कुछ और बोलती है भोजपुरी, और स्कूल में जाते हैं तो कुछ और जुबान सुनने को। तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन अलग है, तो हमारी भावनाएं फीलिंग्स अलग होंगी। तो ये मानना कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग अलग बाइनरी होता है। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव से जुड़ा होता है डायलेक्टिकल यूनिटी में। एक डायलेक्टिक्स होता है ना, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बिल्कुल अलग नहीं है, उसको अलग करके देखना ही बहुत, उसी को उत्तर आधुनिक जो देरिदा वगैरह बोले लोजोसेंट्रिज्म। लोजोसेंट्रिज्म मतलब एक शब्द को पकड़ लिए और उसको अलग अलग रख दिए, जबकि वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी सब्जेक्टिव से जुड़ा, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव कंडीशन अलग है जिसके वजह से हमारी सब्जेक्टिविटी अलग है। क्यों? हम खटते हैं, हमारा वो देखिए जो एक जुलाहे का बच्चा है वो पहले घर में काम उम करके तब वो स्कूल करने जाता है, तो उसकी मानसिकता स्कूल में जाके एक कैसे हो सकती है? तो उसमें भावनात्मकता ज्यादा होगी, उसने दर्द सहा है, वो थोड़ा इमोशनल हो जाएगा। आप ब्लैक लोग जितने भी, ये तो ऑपरेस्ड का ऑब्जेक्टिविटी अलग है, ऑपरेसर का अलग है। तो ऑपरेसर कैसे अपना थोप सकते हैं पराये को? हम तो कौवा जैसे मूर्ख नहीं है ना कि कोयल के बच्चे को अपना मान ले, तो पराये विचारधारा को हम अपने कैसा मान ले? तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी अलग है। ऑब्जेक्टिविटी सबकी एक जैसी नहीं होती है। ऐसा मानना कि इसी को इसेंशियलिज्म कहा गया कि सबका इसेंस एक है, सबका इसेंस एक नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन अलग अलग है। ये डिफरेंस बिल्कुल वास्तविक है। आप देखिए हमारे जीवन में ये सिर्फ सब्जेक्टिव मेरे सोच का मामला नहीं है। मेरा जो जीवन इतिहास, मेरे बाप दादाओं का इतिहास, अब क्या है, हम लोग लेलिन भाई ले लीजिए, फैजी भाई ले लीजिए, मुश्किल से हम लोग दूसरी पीढ़ी है जो पढ़े लिखे हैं, और पहली पीढ़ी है शायद जो कि इतना पीजी वगैरह किए है ना।
आप पिताजी से आगे, दादाजी से आगे चले जाइए, कोई पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा ज्यादातर प्रश्न। तो कैसे हमारा सब्जेक्टिविटी अलग नहीं होगा बताइए? ये तो बहुत ही मैं बहुत इसको वस्तुनिष्ठ ढंग से इस बात को रख रहा हूँ कि हमारी वस्तुनिष्ठता ही अलग है। और ये सोचने का बहुत पिछड़ा हो गया कि वस्तुनिष्ठ सब्जेक्ट, आजकल ये सबको कोई नहीं मानता है। इसको ऐसे बाइनरी को आजकल ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है कि बाइनरी गलत है। अभी प्लूरिटी की बात करते हैं कि प्लूरल है, सत्य बहुत सारा है। देयर इज हार्डली एनी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रूथ। जी अच्छा फैयाज भाई, ये लास्ट सवाल है ना, 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे का हम नॉर्मली रखते हैं। हाँ जी। तो फैयाज भाई ये बताइए कि आप लोगों का एक लाइन है कि आप लोग राजनीति नहीं, मतलब राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। अब बिना राजनीतिक पार्टी बना समस्या जो है या पसमानदा समस्या हल कैसे होगी, हल कैसे करवाएंगे? अब फिर जो है ये पसमानदा राजनीति कैसे हुई? बिना राजनीति पार्टी बनाए राजनीति को किस तरीके से आप देख रहे हैं और समस्या को कैसे हल करा पाएंगे? जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। देखिए, हम अभी पहले लेवल पे हैं, हम जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं। जो हमारे दुख दर्द हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उससे हम पहले पसमानदा समाज को, वो अम्बेडकर वाली एक लाइन है ना कि पहले गुलाम को बता दो कि वो गुलाम है, जंजीर खुद तोड़ लेगा। तो बाकी राजनीतिक पार्टी बनाना और राजनीति में कैसे टर्म एंड कंडीशन हम करेंगे, पहले हम समाज हमारा जागरूक हो जाएगा तो हम उस पर पहले काम कर रहे हैं, जागरूकता पे। दूसरा आपने कहा राजनीतिक पार्टी, तो हम एक संगठन नहीं चला पा रहे हैं, हमारे यहाँ पदाधिकारी झंडे नहीं मिलते हैं, तो राजनीतिक पार्टी बनाना, उसके खर्च उठाना, और हमारे पास उस तरह से ना पब्लिक, हमारी आवाम तैयार है, ना हमारे पास उस तरह से लीडरशिप तैयार है। तो ये एक जल्दबाजी होगी, जो है समझ रहे हैं ना, बच्चे को, जो बच्चा अभी घुटरू चल रहा है उसको खड़ा करा के दौड़ा देना, इस तरह का वो ये एक बात हो जाएगी। पहले जन जागरूकता का कार्यक्रम हम चला रहे हैं, लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि पसमानदा जो है वो अपने हक अधिकार को पहचाने, अपने दुख दर्द को पहचाने। ये टोपिया में जी रहा है कि हमें पसमानदा के दिमाग में अशराफ ने बैठा दिया है कि तुम्हारे बाप दादा इस देश पे हाकिम थे, तो वो भी ऐसे तन के चलता है कि हम लोग इस देश पे हुकूमत करने वाले हैं। हम ये बता रहे हैं कि ये झूठ बात है। और क्या एक सवाल आपने पूछा था कि जो है आप लोग एहसास कमतरी और पूरे समाज को विक्टिमाइज करना। हाँ भाई, अगर किसी के पेट में दर्द है या उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, हम उसको अवेयर कर रहे हैं कि देखो ये चीजें मत खाना, ये चीजें मत, घर में जो और लोग हैं उनको भी तेल मना कर दो। अरे भाई, पूरे घर को आप हार्ट के पेशेंट बनाना चाह रहे हैं? अजीब हाल है यार, किस तरह का सवाल है, बेवकूफी भरा। भाई, जो आदमी को जब दर्द है तो वो बताएगा ना दर्द है, और उस बीमारी से कोरोना के लिए अवेयरनेस चल रहा है, सबको तो कोरोना नहीं है, लेकिन बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। अशराफ की एट्रोसिटी अत्याचार से बचने के लिए हम हमारे ऊपर लगातार 24 घंटे अशराफ हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। इलेक्शन आप एक लड़ जाइए तो कहता है कि हम इनके बाप दादा को या ला के बसाएं या हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि इलेक्शन लड़ना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो भी भारतीय संविधान में जो टर्म एंड कंडीशन है। ये कौन सी शर्त है कि हम इनके ला के बैठा? अशराफ ये कैसे कह सकता है कि जो है हम इनके बाप दादा को ला के यहाँ बसाए हैं तो ये हमारे साथ इलेक्शन कैसे? ये असंवैधानिक और लोकतांत्रिक डायलॉग एक खुलेआम इलेक्शन के प्रचार में कहता है। बदतमीजी की हद है। ये किस तरह का, इससे ये सवाल नहीं पूछा जाता कि भाई उसका इलेक्शन लड़ने का, आप ये कहिए कि हाँ उसके नीतियां सही नहीं है, आदमी सही नहीं है, इलेक्शन जो इलेक्शन कैंपेन का जो तरीका, ये सामंतवाद दिमाग में जो बादशाह घुसा है। एक हमारे दादा कहते थे पिदरम सुल्तान बुद्ध, या शराब के दिमाग में घुसा है कि हमारे बाप दादा सुल्तान थे, सारी सुल्तानी निकाल देगा पसमानदा आंदोलन। तो ऐसा नहीं है। जो आपका राजनीतिक सवाल था, हम तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे इंशाल्लाह। अभी हम गली मोहल्ले में खेलने वाले क्रिकेट टीम है और हमको अभी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलना है, तो हम तैयार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक जन जागरूकता का कार्यक्रम, और ये राजनीतिक में फंसाना ऐसी बात नहीं। आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह जो है शुरू में राजनीतिक भागीदारी उसमें क्या कहते हैं, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। वो कहते कि नहीं, अभी उतने हमारा समाज मजबूत नहीं है। तो ये एक बच्चे को जो गुटरू को चल रहा है उसको दौड़ाने की बात है, ऐसा नहीं है। जब हम उस पर आएंगे तो वो भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हम अभी जो है पहचान की राजनीति के ऊपर हम बात कर रहे थे कि पसमानदा राजनीति भी बहुत सी राजनीति की तरह बहुत पहचान की राजनीति एक राजनीति है। तो इसके भविष्य है, वर्तमान क्या है और क्या किस तरीके से इस राजनीति की समस्याएं हैं। हम ये देखते कि पहचान जो है हमेशा जो है एक पहचान दूसरी पहचान को बढ़ावा देती है। तो इस तरीके के बहुत से सवाल थे, जो जितने सवाल हो सकते थे हमने करने की कोशिश की। आपके भी जो सवाल आए वो भी हमने पूछ लिया। अगर और भी आपके सवाल हों
तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, अगली बार हम लाइव आके आपके सवाल के जवाब दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।